तो गाइस आज मैंने लेटेस्ट एक न्यू सीरीज को एक्सप्लेन किया है जिसकी स्टोरी लाइन काफी बेस्ट है। एंड अगर मैं तुम्हें इसके प्लॉट के बारे में बताऊं तो हमारा मेन कैरेक्टर जिस गेम को खेल रहा था वो उसी के अंदर रिग्रेस हो जाता है। रिग्रेस होने के बाद उसे पता चलता है वो एक ऐसी फैमिली में आया है जो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अपनी जान बचाने के लिए वो डिसाइड करता है कि वो पांचों ग्रेट सिंस को बचाएगा जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। एंड हाँ, यहीं से हमारी स्टोरी शुरू होती है क्योंकि उन्हें बचाने के बाद अगर कोई हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के बारे में सोच भी लेता है तो वो पांचों ग्रेट सिंस उसे पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। और इन सब चीजों के बारे में हमारे मेन कैरेक्टर को बिल्कुल भी नहीं पता। वेल, इस सीरीज को बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर देना। बाकी अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा यमसी हमें बताता है कि 10 साल के टाइम में पूरे के पूरे किंगडम्स के ग्रुप को द ग्रेट सिन के हाथों डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, लेकिन इस बार इन्हें रोकने के लिए मैं बनूंगा इन सभी का संरक्षक। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सारी चीजें इतनी ज्यादा कब बिगड़ गई। वो हमें बताता है मैं एक ऐसा स्लेब हूँ जो हफ्ते के 78 घंटे काम करता है, लेकिन अचानक इस फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर मैं इस बच्चे की बॉडी में आ गया। हालांकि ये मेरे लिए थोड़ी अच्छी बात है और थोड़ी बुरी। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक बुक पढ़ रहा था, लेकिन उसे ये बुक बिल्कुल भी समझ नहीं आती क्योंकि उसने उस बुक को उल्टा पकड़ रखा था। वो आगे बताता है कि मैं इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स मेरे पास कोई भी पावर नहीं। एंड हाँ, अगर हम खाने की बात करें तो इन सभी चीजों की हमारे मेन कैरेक्टर के पास कोई भी कमी नहीं। वो जब मील कर रहा था तभी एक मेड बोलती है, यंग मास्टर मील करने के बाद चलिए बात के अंदर मैं आपकी मदद कर दूं। फिर इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर आता है नहाने के लिए, जहाँ पर दो मेड उसे अच्छे से नहला रही थी। वो बताता है मैं काउंट फैमिली का यंग मास्टर हूँ, इस वजह से मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और हमारे मेन कैरेक्टर को ये लाइफ बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आखिर वो है कहाँ पर। वो मेड उसे बताती है कि कल यंग मास्टर वापस आएंगे तो आपको जल्दी से जाकर सो जाना चाहिए। उसकी बात को सुनकर हमारा एलन पूछता है कौन? वो मेड बताती है यंग मास्टर लियो और टोनियो। आप ये क्या बोल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी फैमिली को भूल गए? इस नाम को सुनकर हमारा एलन हैरान होते हुए बोलता है रुको, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये नाम पहले भी सुन रखा है। फिर वो अपने सर को बाथटब के अंदर घुसाते हुए बोलता हाँ मुझे याद आ गया, ये तो साइकेडेलिया में था। फिर इसके बाद एलन हमें साइकेडेलिया के बारे में बताता है जो एक गेम है, और फ्री टाइम में हमारा एलन हमेशा यही गेम खेलता था। उसने इस गेम को पास करने के लिए कई सारे तरीकों का यूज किया, लेकिन 5 ग्रेट सिन के अपेयर होने के बाद ये सारी चीजें काम नहीं आती थी। इन 5 ग्रेट सिन में से पहला है रॉथ यानी क्रोध, दूसरा है ग्रीड यानी लालच, तीसरा स्लोथ यानी लालच, चौथा है प्राइड यानी गर्व, और सबसे लास्ट में आता है ऑब्सेशन यानी जुनून। इन 5 ग्रेट सिन के अपेयर होने के बाद पूरा का पूरा किंगडम डिस्ट्रॉय हो जाता था, जिनमें पहला टियो हाउस भी शामिल है। एंड हाँ, ये हाउस हमारे एलन की फैमिली का है। उसके दो बड़े भाई हैं जिनमें से पहले का नाम है लियो प्लाटियो, इसे किंग ऑफ प्रोस्टिट्यूट भी कहा जाता है। वहीं अगर दूसरे बेटे की बात करें तो उसका नाम है टेनियो प्लाटियो, इसे कहा जाता है द किंग ऑफ ड्रग। मतलब ये दोनों ही एकदम बेकार किस्म के इंसान हैं। हमारा एलन हमें बताता है कि नोबेल के अंदर का डिस्ट्रक्शन यहीं से स्टार्ट हुआ था। एंड हाँ, यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा उदास है क्योंकि वो पीसफुल लाइफ जीना चाहता था, लेकिन अब वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। गेम या फिर नोबेल के अंदर हमारे एलन ने जब प्लाटियो हाउस की जांच की थी उस समय उसे पता चला था कि यह हाउस प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग की स्मगलिंग करता है। एंड यहाँ पर अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो इस फैमिली में रिग्रेस क्यों हुआ। वो काफी ज्यादा उदास होते हुए सोच रहा था कि स्टोरी स्टार्ट होने के साथ ही प्लाटियो हाउस सबसे पहले डिस्ट्रॉय होगा। एंड हाँ, अब हमें हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है जो कि एक्स्ट्रा विलन और इस प्लाटियो हाउस का थर्ड सन है, एलन प्लाटियो। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि अपने हाथ में फूल पकड़कर बिस्तर पर लेटा हुआ था और बोल रहा था प्लीज मुझे मेरे वर्ल्ड में वापस भेज दो, मैं वहाँ पर 78 आवर काम करने के लिए तैयार हूँ। भले ही फिलहाल मैं यहाँ पर आराम की जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन 10 साल के अंदर ये सब खत्म हो जाएगा और मैं मारा जाऊंगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं ऐसे बंदे की बॉडी में रिकॉर्नेट क्यों हुआ जिसके पास कोई भी पावर नहीं। ये बोलने के साथ ही उसे कुछ याद आता है। वो उठते हुए सोचता है रुको, पावर? हाँ, मेरे पास एक पावर है जिसे कहते हैं फ्यूचर देखने की पावर। मुझे फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता है। वेल, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं हिस्ट्री को चेंज करके खुद को बचाऊंगा। यहाँ पर हमारा एलन डिसाइड करता है कि वो 5 ग्रेट सिन को ऐसी लाइफ देगा जिससे वो कभी उसे या फिर उसकी फैमिली को मारने के बारे में ना सोचें और अपनी लाइफ को अच्छे से जिए। वो बोलता हाँ मैं ये कर सकता हूँ, वो सभी लोग अभी बच्चे हैं और मैं उनकी प्रोटेक्शन करूंगा। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम 2 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एक नाइट हमारे एलन को बता रहा था हमने ईस्ट एरिया के ऑर्फन से ह्यूमन को रेस्क्यू किया है जिनमें काफी सारे बच्चे भी थे। हमने उन सभी को एक दूसरे ऑर्फन
ओपन में रखा है जिसे फिलहाल यूटिया नाम की एक बच्ची मैनेज कर रही है। हमें इसके बारे में बताया जाता है ये एलन का नाइट है और इसका नाम है इवान। इवान के बात को सुनकर एलन बोलता है सच में तुमने काफी बढ़िया काम किया। एलन बोलता है क्या ये मेरी एक तारीफ है, लेकिन इसके बाद भी आपके फेस के ऊपर कोई भी रिएक्शन क्यों नहीं। यहाँ पर इवान के बात को सुनकर एलन फोर्सफुली स्माइल करते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल मैं स्माइल कर रहा हूँ और मुझे तुम्हारे साथ काम करके काफी खुशी होगी। एंड हाँ यहाँ पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि हमारे एलन को एक्सप्रेशन शो करना बिल्कुल भी नहीं आता। उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर इवान बोलता है मुझे लगता है कि मैं जल्द ही इन सभी चीजों का आदी हो जाऊंगा। यहाँ पर हमारा एलन फोर्सफुली स्माइल करते हुए सोच रहा था मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरे फेस का स्ट्रक्चर रुक चुका है और मैं इसे मूव नहीं कर सकता। इवान आगे बोलता है वैसे यंग मास्टर मेरी तारीफ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इसके बाद हमें बताया जाता है कि इवान साइकेडेलिया का एक बहुत ही रेयर कैरेक्टर है, क्योंकि उस समय जब लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे थे तब इवान ने अपनी लॉयल्टी नहीं छोड़ी थी। इवान एलन से पूछता है आपने मुझसे कहा था कि मुझे यूटिया नाम की बच्ची को बचाना है। एलन बोलता हाँ। इवान बोलता है मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ क्योंकि एक मर्सनरी होने के बाद भी मैंने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो बच्ची वो सच में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी उसने खुद को बंद क्यों रख रखा था। वो हमारे एलन से पूछता है यंग मास्टर क्या मैं ये बात जान सकता हूँ कि आप उसे अपने पास क्यों नहीं ला रहे, क्योंकि ये हमारे लिए काफी यूजफुल हो सकता है। इस बात को सुनकर एलन सोचता है अगर मैंने ऐसा किया तो उसे ऐसा लग सकता है कि मैं उसकी प्रोटेक्शन करने के बजाय मैं उसका यूज कर रहा हूँ और अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं उसे वहीं पर रहने दूंगा, ये मेरे प्लान का एक पार्ट है, क्योंकि यूटिया ब्लोडिया वो एक नॉन ह्यूमन बीइंग है जो आगे चलकर 5 ग्रेट सीन में से सबसे ज्यादा खतरनाक बनेगी। उसकी वजह से न जाने कितने सारे लोग मारे जाएंगे, लेकिन अगर वो यहाँ पर आज अच्छे से रहती है तो हो सकता है कि उसके दिमाग के अंदर कभी किसी से बदला लेने का ख्याल भी ना आए और अगर ऐसा हो गया तो फाइनली मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाऊंगा बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन मुझे यहाँ पर इसके सामने एक बहाना बनाना होगा। ये सब सोचने के बाद एलन बोलता है मैं तुम्हें अभी इसके बारे में बता नहीं सकता क्योंकि अभी इसका टाइम नहीं आया। इस बात को सुनकर इवान थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है क्या अभी इसका टाइम नहीं आया। एलन बोलता है हाँ और तुम ये मेक श्योर करो कि वहाँ पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बाकी मैं हैंडल कर लूंगा। फिर वो इवान को एक लेटर देते हुए बोलता है ये लो एक लेटर, इसे यूटिया को दे देना। इवान बोलता है क्या ये लेटर देना इंपॉर्टेंट है। एलन बोलता हाँ बिल्कुल, मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो आगे क्या और कैसे करेगी। मैंने सोचा कि मुझे उसे एक लेटर देकर थोड़ा कंफर्ट करना चाहिए क्योंकि वो पहले ही काफी कुछ झेल चुकी है। यहाँ पर इस लेटर को लेते हुए इवान बोलता है ठीक है यंग मास्टर, मैं ये मेक श्योर करूंगा कि ये लेटर उस तक पहुंच जाए। ये सब बोलने के बाद इवान अपने हॉर्स पर बैठकर यहाँ से निकल जाता है यूटिया को लेटर देने। वहीं पीछे से एलन उसे देखते हुए सोच रहा था मुझे ये तो नहीं पता कि इस लेटर से उसे राहत मिलेगी या फिर नहीं, लेकिन मुझे इतना तो उम्मीद है कि इससे वो थोड़ी शांत हो जाएगी। फिर वो हमें बताता है कि आखिर उसने ये लेटर यूटिया को क्यों दिया। उसने इस लेटर के अंदर एक ऐसा मंत्र या फिर तुम जो चाहे वो बोल सकते हो, इसे पढ़ने के बाद हर कोई शांत हो जाता है। एंड हाँ अगर तुम इसे पढ़ना चाहो तो वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हो। वो बताता है कि यूटिया को बहुत ही जल्दी गुस्सा आता है और उसे रोकना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, लेकिन ये हो सकता है इसे पढ़ने के बाद वो थोड़ी शांत हो जाए। हालांकि गेम के अंदर कोई भी यूटिया को शांत नहीं कर पाया था और हर बार होती थी तो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं तो अभी ज्यादा देर नहीं हुई। वेल अब जबकि मैंने एक ग्रेट सीन को बचा लिया तो फिर अब मुझे दूसरे गोल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। वैसे इस तरह एक मॉन्स्टर से दोस्ती करना बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस है, लेकिन मैं भी ये काम कर जाए और मैं यूटिया के हाथों पूरे वर्ल्ड को बचा लूं। हालांकि ये समझना बहुत ही मुश्किल है कि वो क्या सोच रही है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि उन्हें सही रास्ते पर लाकर मैं पूरे वर्ल्ड को बचा सकूं। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं यूटिया को जिसे कि एलन का भेजा हुआ लेटर मिल चुका था। यहाँ पर यूटिया को देखते हुए इवान सोच रहा था इसका माना ये तो सच में अनबिलीवेबल है। ये बच्ची सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि इसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं। वो जब ये सोच रहा था तभी यूटिया बोलती है तुमने कहा कि ये लेटर मुझे मिस्टर एलन ने दिया है। वेल अगर ऐसी बात है तो फिर वो मुझे अपने पास क्यों नहीं रखना चाहते। ये बात यूटिया बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोल रही थी। उसे इतने ज्यादा गुस्से में देखकर हमारे इवान की फट जाती है। वो घबराते हुए सोचता है इस लेवल के माना को मैनिफेस्ट करना ये तो तभी पॉसिबल है जब तुम मास्टर रेलम पर हो। ये सोचने के साथ ही उसे यहाँ पर याद आती है एलन की बात जहाँ पर उसने कहा था अभी टाइम नहीं आया। वो यूटिया को बताता है कि मास्टर एलन ने कहा है कि अभी इन सब चीजों का टाइम नहीं आया। यूटिया बोलती है ओ आई सी। फिर इसके बाद हम उसे लेटर को देखते हैं जहाँ पर एलन ने वही स्पीच लिखी थी। इसे पढ़ने के बाद यूटिया खुश होते हुए बोलती है ये एक प्रॉमिस है जिसे केवल मास्टर ही जान सकते हैं। यहाँ पर इवान अपने शॉट को पकड़कर तैयार था क्योंकि उसे पता नहीं कब क्या हो जाए। यूटिया आगे हंसते हुए बोलती है मैं समझ गई, मुझे ये समझ में आ गया कि आखिर इसका मतलब क्या
यूटिया है। यहाँ पर हमें यूटिया के बारे में बताया जाता है जो कि सीन ऑफ वार्थ मॉन्स्टर की बेटी ब्लड क्वीन यूटिया। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं अपने एलन को जो सोते हुए बोल रहा था, चलो ये काफी खुशी की बात है कि मैं एक और दिन सरवाइव करने में कामयाब रहा। मैं अगले बच्चे के ऊपर भी इसी तरह से मेहनत करूंगा ताकि वो अच्छे रास्ते पर आ जाए। ये बातें बोलते बोलते हमारे एलन को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एलन को जो लाइब्रेरी के अंदर बैठा हुआ था एंड उसके ऊपर काफी सारी बुक्स गिर रही थी। वो किसी चीज को ढूंढते हुए बोलता है, नहीं वो यहाँ पर भी नहीं है। इवान उसके पास आते हुए बोलता है, यंग मास्टर आपने जिस दूसरे बच्चे के बारे में कहा था हमने उसे भी बचा लिया। एलन बोलता है, ओह क्या ऐसी बात है, वैसे मैंने तुमसे कहा था तुम उस बच्चे को अच्छे से ट्रीट करना, क्या तुमने किया? इवान बोलता है, बिल्कुल। बच्चे को इलीगल स्लेव मार्केट से बचाने के बाद वो यहाँ पर आगे कुछ बता पाता उससे पहले ही हम देखते कोई पीछे से लात मारकर गेट को ओपन करता है। एंड हाँ ये कोई और नहीं बल्कि ये है एलन का दूसरा बड़ा भाई टोनियो। वो बोलता है, ओ यहाँ पर तो एलन है। बच्चे आखिर तुम कैसे हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसा अनपढ़ बुक को रीड करेगा। वैसे मैंने सुना है कि हाल ही में तुम काफी ज्यादा बुक्स को रीड कर रहे हो। यहाँ पर एलन उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। वो गुस्से में बोलता है, आखिर तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम मेरी बातों का जवाब नहीं देने वाले? एलन सोचता है, सच में ये बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर अटैक करूं। ये सोचने के अगले ही पल वो घुटने पर बैठकर अपने भाई से माफी मांगते हुए बोलता है, मुझे माफ करिए, ऐसा लगता है कि आप इस लाइब्रेरी को यूज करेंगे तो मैं चलता हूँ। वो एलन के सर पर अपना पैर रखते हुए बोलता है, ओ ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी जगह अच्छे से पता है। यहाँ पर वो जब ये बातें बोल रहा था तभी कोई चीज काफी तेजी से उसके सामने से निकलती है। एंड हाँ ये एक नाइफ था जिसे फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि वो था एलन का सबसे बड़ा भाई। इस नाइफ को फेंकने के बाद वो बोलता है, तुम कीड़े सच में काफी शोर मचाते हो। मैं सुबह सुबह यहाँ पर खून नहीं देखना चाहता, इसलिए चुपचाप जल्दी से निकलो। फिर इसके बाद ये दोनों यहाँ पर आपस में झगड़ने लगते हैं। वहीं पीछे से हमारा एलन चुपचाप यहाँ से निकल रहा था। वो हमें बताता है प्लाटियो काउंट जल्दी गायब हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों भाइयों के बीच में फैमिली पोजीशन को लेकर लड़ाई होगी। अंडरवर्ल्ड का रूलर जिसे प्रोस्टिट्यूशन किंग कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ ड्रग को कंट्रोल करने वाला द ड्रग किंग। इन दोनों के बीच में होगी घमासान बैटल। मैं यहाँ इन दोनों के बीच में फंसकर अपनी जिंदगी को गंवाना नहीं चाहता, इसलिए चुपचाप मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये सब बातें सोचते हुए हमारा एलन चुपचाप यहाँ से निकल रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है और वो कभी भी इनका सामना नहीं कर सकता। अपने रूम में आने के बाद एलन बहुत ही ज्यादा उदास था। इवान उसे बताता है फैमिली का सेकंड सन वो भी बिल्कुल भी कमजोर नहीं, इसलिए वहाँ से निकलने का फैसला आपका एकदम ही सही था, वरना उन दोनों के बीच में आप भी मारे जाते। ये बोलने के बाद इवान सोचता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इतने छोटे और कमजोर से बच्चे को इलीगल स्लेव मार्केट के बारे में कैसे पता? क्या ऐसा हो सकता है कि यंग मास्टर को कहीं से सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिल रही हो? लेकिन फिर भी उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि ये बेकार सा बच्चा इंफॉर्मेशन भी इकट्ठा कर सकता है। वो सोचता है, छोड़ो, मुझे इन सभी चीजों के बारे में ज्यादा ध्यान न देकर यंग मास्टर के ऊपर फोकस करना चाहिए। वो बोलता है, यंग मास्टर आप सच में बहुत ही अजीब है। एलन बोलता है, वैसे क्या तुमने बच्चों को ऑर्फन में भेज दिया? इवान बताता, हाँ बिल्कुल। ये बोलकर वो सोचता है, यंग मास्टर ने जिन बच्चों के बारे में बताया था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे। फिर एलन हमें बताता है सभी किंगडम और नेशन का सेंटर द किंगडम ऑफ कालियान, वहाँ पर एक इलीगल स्लेव मार्केट है और इस बार हमने जिस बच्चे को बचाया वो है साइकोडेलिया का सेकंड बॉस देउस माकालियान। स्लेव की तरह बिकने के बाद उसे बार बार यहाँ से वहाँ ले जाया जाता था और इसी बीच उसने अपनी पावर को अवेक कर लिया और इसके बाद वो 5 ग्रेट सिन में से एक द ग्रेट सिन ऑफ स्लोथ बना। इसके बाद उसने इस तरह से किंगडम को डिस्ट्रॉय किया जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। स्टोरी के इस पार्ट पर आने के बाद कई सारे गेमर इस क्रूअलनेस को देखने के बाद एकदम ही सरप्राइज हो गए थे, लेकिन मैं इस बार ये चाहता हूँ कि वो अपनी लाइफ को मेहनत और डेडिकेशन से जिए। इसलिए मैंने उस बच्चे को गॉड और काइंडनेस के बारे में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सिखाने का ट्राई किया। ये सब सोचने के बाद वो इवान से बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ पर रीजन नहीं बता सकता कि मैंने उसे ऑर्फन के अंदर क्यों भेजा। इवान बोलता, हाँ मुझे यही उम्मीद थी, वैसे तुमने यूटिया को जो लेटर दिया था वो दूसरे बच्चे के बारे में था। एलन बोलता, हाँ तुम ये बोल सकते हो कि शायद मैं थोड़ा बहुत उसके बारे में भी बताया होगा। मैंने लेटर के अंदर यूटिया से कहा था वो बच्चा बीमार है तो उसकी अच्छे से देखभाल करना, क्योंकि अभी उसे ये नहीं पता कि बाकी बच्चों के साथ किस तरह से रहा जाता है। हम देखते हैं उसी बच्चे को जिसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे स्कार थे और वो चुपचाप एक जगह पर खड़ा था। तभी कोई उसके पास आते हुए बोलता है, क्या तुम ब्रोकन हो? मैं भी आगे से इसे ब्रोकन ही कहने वाला हूँ क्योंकि ये नाम इसके पहले नाम से काफी अच्छा है। यहाँ पर ये बात बोलने वाली कोई और नहीं बल्कि यूटिया थी। वो आगे बोलती है, तुम दिख
दिखने में ब्लैक गोड की तरह लग रहे हो, लेकिन इसके बाद भी द ग्रेट मून ने तुम्हें चूज किया, कांग्रेचुलेशन। एंड हाँ, यहाँ पर ये हमारे एलन को ग्रेट मून बोल रही है। वो बोलती है तुम उस पावर का यूज करो जो तुम्हें मिली है, उसका यूज करते हुए तुम अपने पोटेंशियल को अनलीज करो। और हाँ, अगर तुम लॉयल रहकर ग्रेट मून के ऑर्डर को फॉलो करते हो तो फिर तुम्हें तुम्हारा रिवेंज लेने का मौका भी मिलेगा। यहाँ पर यूटिया के बात को सुनने के साथ ही ब्रोकन अपने पावर को अनलीज करना स्टार्ट करता है। फिर यूटिया एक लेटर को देखते हुए बोलती है तो फिर अब मुझे ग्रेट मून को रिप्लाई कर देना चाहिए। यहाँ पर एलन ने यूटिया को एक और लेटर भेजा था जिसके अंदर उसने ये बताया था कि आखिरकार उसके भाई उसे किस तरह से ट्रीट करते हैं, उसे किस तरह से मारते हैं और बाकी सारी चीजें। इसे देखते हुए यूटिया बोलती है मुझे अपने मैसेज का रिप्लाई कुछ ग्रीटिंग के साथ करना चाहिए। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एलन को जो काफी सारी बुक्स को रीड करते हुए बोल रहा था आखिरकार थर्ड बॉस कहाँ पर है। वो जब इन सभी बुक को रीड कर रहा था तभी पीछे से इवान गेट को ओपन करके चिल्लाते हुए बताता है कि बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, मेरा मतलब सेकंड यंग मास्टर जिन्होंने कुछ दिन पहले आपको परेशान किया था। एलन बोलता है उसके साथ क्या हुआ। इवान बताता है वो मारा गया। हम देखते हैं एलन के सेकंड ब्रदर को जो कि स्टोरी के मुकाबले काफी पहले ही मर चुका है। एंड ऑफ कोर्स इसे मारने वाली कोई और नहीं बल्कि वो है यूटिया। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद एलन के भाई का फ्यूनरल हो रहा था, लेकिन इससे किसी को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदा है या मर गया। यहाँ पर लॉर्ड अपने ही नशे में चूर था, उसे फर्क नहीं पड़ता उसका बेटा जिंदा है या मर गया। उसे तो फ्यूनरल के अंदर भी काफी ज्यादा बोरियत फील हो रही थी। एलन सोचता है मुझे ये बात तो पता थी कि ये फैमिली के अंदर थोड़ी बहुत गड़बड़ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इतनी ज्यादा बेकार होगी। इसके अलावा मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर टोनिया कैसे मरा, क्योंकि जो फ्यूचर मुझे पता है उसके मुकाबले ये एकदम ही अलग है। गेम के अंदर लियो ने 50 साल बाद टोनिया को मारा था। एंड यहाँ पर अगर मैं आपकी बात करूँ तो लियो का फेस देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है। वेल मुझे यहाँ पर एक बात पर तो यकीन है कि इसे मारने वाला कोई और नहीं, वो लियो होगा या फिर उसके फॉलोअर। हालांकि मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस 5 डेडली सीन को सही करना है। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एलन हमें बता रहा था कि जैसे ही सक्सेसर की प्रॉब्लम सॉल्व हुई लियो ने तुरंत ड्रग के बिजनेस को भी अपना बना लिया। इसके अलावा अगर काउंट फैमिली की बात करें तो वो अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा शांत है। हम एक रूम के अंदर देखते हैं एलन और इवान को, जहाँ पर एलन यूटिया के दिए हुए लेटर को पढ़ रहा था। वो लेटर पढ़ते हुए सोचता है चलो ये काफी अच्छी बात है कि वो मुझसे कांटेक्ट कर रही है, ये फ्यूचर में मेरे लिए काफी बढ़िया होगा। यूटिया के लेटर को पढ़ने के बाद एलन बोलता है अगर मैं इस तरह से देखूं तो ये बच्चे सच में काफी अच्छे हैं। इसके अलावा अगर हम उनके पूरे ऑर्फन की बात करें तो वहाँ पर काफी सारे ऑर्फन बच्चे रहने के लिए आ रहे हैं। इवान बोलता है इन सभी चीजों का ज्यादा मतलब तो नहीं है, लेकिन सच में इसे देखकर मुझे काफी खुशी मिल रही है। वैसे आपके बारे में क्या आपको वो मिला जो आप ढूंढ रहे थे? वैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे एक क्लू मिला है, आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पर एलन उस तरफ देखते हुए बोलता है ओ सच में ये तो राहत की बात है। वो हमें बताता है कि ये थर्ड बॉस के बारे में एक एंशिएंट बुक है और फाइनली मुझे वो लड़का भी मिल गया जो मुझे चाहिए। सब कुछ काफी अच्छे से चल रहा है और अगर सब कुछ ऐसा ही चला तो मुझे यकीन है मैं अपनी लाइफ को बचा पाऊंगा। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम अंधेरी रातों में एक दूसरे प्लेस का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें दिखाई जाती है ब्लड, और ये है ड्रग डिस्ट्रीब्यूट का साइट जहाँ से ड्रग को इधर उधर भेजा जाता है मार्गोड। यहाँ पर हम देखते हैं एक आदमी को जो आगे बढ़ते हुए बोल रहा था प्लाटियो फैमिली का पहला बेटा सच में काफी उदार है, उसकी वजह से अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पूरे के पूरे 100 मेंबर हो चुके हैं। ये बातें बोलने के बाद वो जब अपने सामने देखते हैं तब उन्हें अपने सामने दिखाई देती हैं अपने ही लोगों की लाशें, और यहाँ पर जो लोग जिंदा बचे थे वो खुद अपनी जान अपने ही हाथों से ले रहे थे। येलो हियर के साथ में जो बंदा आया था वो भी अपने नाइफ को बाहर निकाल कर तुरंत उसे अपने गर्दन पर रख लेता है, और फिर अगले ही पल देखते ही देखते यहाँ पर जितने भी लोग जिंदा बचे थे वो सभी मारे जाते हैं। इन सभी की लाशों के बीच में हम देखते हैं एक आदमी को जो इन सभी को कंट्रोल करके इनकी जान खुद लेने पर मजबूर कर रहा था, और ऑफ कोर्स ये कोई और नहीं बल्कि ये था ब्रोकेन। उसी के पीछे हम देखते हैं यूटिया को जो बोलती है मैंने तुम्हारे इस पपेट शो को काफी अच्छे से एंजॉय किया और ऐसा लगता है मुझे इसकी रिपोर्ट काफी अच्छे से बनानी होगी। ब्रोकेन बोलता है क्या यहाँ पर ऐसा करने का कोई मतलब है? यूटिया बोलती है इसमें गलत क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें इन सभी के ऊपर दया आ रही है? ब्रोकेन बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, ये सभी लोग ड्रग बनाते हैं इस वजह से मैं इनके ऊपर दया करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे ये तो नहीं पता इसका मेरे रिवेंज से कोई कनेक्शन है या फिर नहीं, लेकिन मैं इन्हें जरूर मारूंगा। यूटिया बोलती है ऑफ कोर्स इसका तुम्हारे रिवेंज से कनेक्शन है, क्योंकि जब वो लोग यहाँ पर आएंगे उस समय इस पूरे प्लेस को देखने के बाद उनका जर्रा जर्रा कांप जाएगा। ब्रोकेन बोलता हाँ मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ। फिर इसके बाद ये दोनों जम करके आते हैं हवा में, और जाने से पहले यूटिया बोलती है सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, क्योंकि हम द
ब्लू मून, हम बनेंगे उनकी स्वॉर्ड। उसके ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं उस पूरे एरिया के अंदर एक बहुत ही बड़े धमाके को, और फिर धमाका खत्म होने के बाद हमें वहां पर एक मून का सिंबल दिखाई देता है। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें सीधा 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं इवान को, जो देखने में काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा था। वो आगे बढ़ते हुए बोलता है, यंग मास्टर आखिर आप कहाँ पर हैं? एलन के पास आने के बाद वो बोलता है, यंग मास्टर तुम यहाँ पर हो, फाइनली मैं तुम्हारे पास आ गया। इवान को देखते हुए एलन बोलता है, इवान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुमने सभी कामों को पूरा कर दिया? इवान बोलता, हाँ बिल्कुल, आज फाइनली मैंने उन 5 बच्चों को ऑर्फन में भेज दिया है। एलन हमें बताता है कि इन 2 सालों के अंदर हमने बाकी तीनों को ढूंढकर उन्हें भी ऑर्फन में भेज दिया है। इवान के बात को सुनने के बाद एलन अपने पास से कुछ कुकीज को बाहर निकालता और बोलता है, इवान यहाँ देखो। फिर वो उस कुकी को हवा में फेंकते हुए सोचता है, हालांकि बाकी तीनों को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन अपने गेम के नॉलेज का यूज करते हुए मैंने उन सभी को काफी आसानी से ढूंढ लिया। यहाँ पर एलन के फेंके हुए कुकीज को इवान काफी स्टाइल में पकड़ लेता है। एलन उससे बोलता है, सच में तुमने काफी बढ़िया काम किया, अब तुम जाकर थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हो। इवान बोलता है, क्या ऑर्फन का मिशन खत्म हुआ? एलन बोलता, हाँ ये हो गया। इस बात को सुनकर इवान बोलता है, सच में ये राहत की बात है। वैसे यंग मास्टर, इन सभी चीजों के खत्म होने के बाद भी आप मुझे खुश क्यों नहीं लग रहे? एलन बोलता है, नहीं मैं खुश हूँ, क्या मुझे देखकर ये नहीं लग रहा? और हाँ मैं तुम्हें बता दूं, मैं फिलहाल स्माइल कर रहा हूँ, देखो। यहाँ पर उसके रिएक्शन को देखते हुए इवान बोलता, हाँ मुझे समझ आ गया, आप स्माइल कर रहे हैं। फिर एलन जमीन पर लेटते हुए सोचता है, मैंने जितना सोचा था ये सभी चीजें उससे कहीं ज्यादा बेहतर चल रही हैं। द बॉस ऑफ द साइकोडेलिया, वो 5 ग्रेट सीन, उन्होंने पहले इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन इस बार मैं उन सभी के अंदर छुपे काइंडनेस को बाहर लाऊंगा, जिससे वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकें। मैंने उन सभी को बचा लिया है, जिसके बाद से सभी चीजें काफी अच्छे से चल रही हैं, और मुझे उम्मीद है ये ऐसा ही आगे बढ़ता रहेगा। मुझे इस बात का डर था कि कहीं उनमें से कोई वापस से वो खूंखार बॉस ना बन जाए, लेकिन चलो ये काफी अच्छी बात है। ये सब बातें सोचने के बाद एलन इवान से पूछता है, आखिरकार ऑर्फन कैसा है? इवान उसे एक लेटर देते हुए बोलता है, हमेशा की तरह काफी बढ़िया। वो बच्चे जो पहले टूटे हुए डॉल की तरह थे, अब वो ग्लो कर रहे हैं। यहाँ पर एलन उस लेटर को ओपन करते हुए बोलता है, चलो ये तो काफी अच्छी बात है, तुम इसी तरह से उन सभी की देखभाल करते रहना। फिर वो सोचता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी यूटिया इतनी आसानी से इन सभी चीजों को हैंडल कर लेगी। मेरे ख्याल से ये सब उसके और फन कैरेक्टर सेटिंग की वजह से हुआ है। वो बोलता है, सच में अगर मैं इस तरह से देखूं तो यूटिया काफी अच्छी बच्ची है। फिर इसके बाद वो उस लेटर को पढ़ता है, जहाँ पर यूटिया ने सभी के बारे में बताया था कि सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हैं, और आपको यहाँ पर किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं, यहाँ तक कि नए बच्चों की भी। इस लेटर को पढ़ने के बाद एलन बोलता है, इन बच्चों की खुशी को देखकर मैं भी बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मुझे उम्मीद है ये 5 ग्रेट सीन अगर अच्छे इन्वायरमेंट में ग्रो करेंगे तो ये भी अच्छे होंगे। यहाँ पर इवान एलन से पूछता है, आप हमेशा ये बोलकर टाल देते थे कि अभी टाइम नहीं आया, इसलिए इस बार मैं इन सभी चीजों का रीजन जानना चाहता हूँ। क्या आप सच में उन सभी को अपने पास नहीं रखने वाले? एलन यहाँ पर सोच रहा था, मेरा उन सभी से पर्सनली मिलने का कोई भी इरादा नहीं, मैं बिल्कुल भी उनके पास नहीं जाना चाहता, शायद इसलिए क्योंकि ग्रेट सीन बनने का प्रोसेस बहुत ही पेनफुल होता है। जैसा कि मैंने गेम के फ्लैशबैक में देखा था, इन सभी बच्चों की पास्ट लाइफ बहुत ही टेरिबल थी। हालांकि इस बार उन्हें ग्रेट सीन बनने से पहले ही मैंने उन्हें बचा लिया है, लेकिन इसके बाद भी उनके पास जाने में मुझे बहुत ही डर लग रहा है। ये सब सोचने के बाद एलन बोलता है, मेरे ख्याल से 5 साल बाद मैं तुम्हें इसका आंसर दे सकता हूँ। फिर इसके बाद वो यहाँ पर कुछ सेल्फ डिफेंस मैजिक सीखने का ट्राई करता है ताकि वो खुद की प्रोटेक्शन कर सके, लेकिन शायद हमारे मेन कैरेक्टर को ये बात नहीं पता कि उसे इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर यहाँ पर कोई एलन को मारने के बारे में सोचता है तो वो खुद ही मारा जाएगा। बस तुम स्टोरी को आगे देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कैसे। यहाँ पर हमारा एलन जब अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था, तभी इवान बोलता है, यंग मास्टर क्या आपने ब्लू मून ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ सुना है? एलन अपने मैजिक की प्रैक्टिस करते हुए बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। इवान उसे बताता है वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो फिलहाल काफी ज्यादा फेमस होता जा रहा है। उस ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में काफी ज्यादा क्रिमिनल्स को भी मार डाला। एलन बोलता है, ओ ऐसा लगता है उन्हें कचरा साफ करना काफी पसंद है। ये बोलकर एलन सोचता है, मुझे पता है ये सब स्टोरी का पार्ट नहीं है, तो ये जल्द ही गायब हो जाएगा। एंड हमारा एलन यहाँ पर ऐसा इसलिए सोच रहा है क्योंकि उसे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं। इवान आगे बोलता है, यंग मास्टर आपको इस बारे में पता होना चाहिए, उन्होंने नोबल्स को भी मार डाला, इसलिए मैं उनके बारे में जानने के लिए काफी क्यूरियस हूँ। हो
सकता है वो आपको भी मार डालें। यहाँ पर इस बात को सुनने के साथ ही एलन घबराते हुए बोलता है, ओ अगर ऐसी बात है तो फिर आज से तुम मेरे साइड वाले कमरे में रहोगे। हालांकि हमारे मेन कैरेक्टर को ये बात नहीं पता कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन इसके इशारों पर ही काम करती है। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है हम ऑर्फन, यानी तुम लोग ऐसा बोल सकते हो कि हम देखते हैं ब्लू मून ऑर्गेनाइजेशन का सीन। यहाँ पर कोई बोल रहा था मुझे इस हफ्ते की ब्लू मून ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी की रिपोर्ट दो। ये बातें बोलने वाली कोई और नहीं बल्कि वो थी यूटिया। वो बोलती है द नॉर्थ पहले तुम। यहाँ पर यूटिया की बात को सुनकर द ग्रेट सीन में से एक बोलती है मैंने सभी चीजों को अच्छे से संभाल लिया है, और हाँ इस चीज के अंदर स्लेव ट्रेडर के सर भी शामिल थे। ये बातें बोलने वाली कोई और नहीं बल्कि ये थी द ग्रेट सीन ऑफ प्राइड सीलंग। सीलंग आगे बताती है उनमें से किसी को ये भी पता नहीं चला कि आखिर मैं हूँ कौन। रिन का बनाया हुआ ये आउटफिट मुझे सच में काफी पसंद आया। मैंने उन सभी को जिंदा रहने का एक ऑप्शन दिया था कि अगर वो मेरी आँख का कलर पता कर लेते हैं तो मैं उन्हें जाने दूंगी, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कर पाया। फिर रिन यूटिया से बोलती है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने सभी लाशों को अच्छे से दफन कर दिया है। हमें बताया जाता है ये है द ग्रेट सीन ऑफ ग्रीड रिन। फिर इसके बाद हम देखते हैं पांचवें ग्रेट सीन को जो बताता है कि साउथ की तरफ का पूरा एरिया भी क्लियर है। वहाँ पर कुछ लोग इलीगली ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वहाँ कुछ फालतू के ग्रुप भी थे जिनमें से एक का नाम है एवलान। मैंने उन सभी को इस तरह से डिस्ट्रॉय किया कि अब उनका नामो निशान भी नहीं बचा होगा। और ये है द सीन ऑफ प्योरिटी राडेन। सभी की बातों को सुनने के बाद यूटिया बोलती है ओ ऐसी बात है, सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा हमने सोचा था। अब से हम सभी लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही काम के लिए एग्जिस्ट करेंगे, वो है द ग्रेट मून की ग्लोरी। हमें बताया जाता है कि इन सभी ने मिलकर एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ब्लू मून को क्रिएट किया है और ये लोग ग्रेट मून की वर्शिप करते हैं, यानी हमारे एलन की। यहाँ पर यूटिया जब सभी को ये बता रही थी कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तभी ब्रोकन बोलता है सब कुछ तो ठीक था लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। यूटिया गुस्से में बोलती है अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गई। वो बताता है एलवान फैमिली का हेड यानी काउंट का सबसे बड़ा बेटा, ऐसा लगता है कि वो कुछ खतरनाक प्लान कर रहा है। इस बात को सुनने के साथ ही यूटिया गुस्से में बोलती है क्या डेंजरस प्लान, अगर ऐसी बात है तो फिर हमें कुछ न कुछ कदम उठाना होगा। यहाँ पर यूटिया का ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक था कि बाकी के सभी लोग कांप रहे थे। फिर इसके बाद यूटिया उसी लेटर को देखती है जिसमें लिखा था उसे पॉइजन देकर मार डालो। ये लेटर देखने के साथ ही गुस्से में बोलती है ओ तो तुम सच में ऐसा करना चाहते हो। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम सीधा 2 साल बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर एलन के फादर यानी काउंट मर चुके हैं। एलन सोचता है ऑफिशियल के हिसाब से इनकी हार्ट रुक गई थी और ये मर गए। हालांकि ये ऑब्वियस है, ये इतना ज्यादा ड्रग कंज्यूम करते थे कि इनका मरना तो ऑब्वियस ही बात है। और हाँ यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी मानना था कि इन्हें ब्लू मून ने मारा है। यहाँ पर लियो बोलता है तो फिर से ब्लू मून के हाथों एक और मर्डर। यहाँ पर एलन सोच रहा था लगता है कि ये सभी लोग अब ब्लू मून को थोड़ा सीरियस लेने लगे हैं। फिर इसके बाद हमें बताया जाता है कि इसी तरह से बिना किसी शोक या दुख के काउंट का अंतिम संस्कार हो गया। काउंट का अंतिम संस्कार होने के बाद एक हफ्ता काफी अच्छे से बीता, लेकिन अब प्रॉब्लम बढ़ रही है। यहाँ पर इवान बोलता है यंग मास्टर अब हम क्या करें, अगले साल तक फर्स्ट यंग मास्टर सभी टाइटल और इनहेरिटेंस ले लेगा। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आप ये सारा सामान पैक क्यों कर रहे हैं। एलन बोलता है तुम भी कर लो क्योंकि हम यहाँ से जा रहे हैं वरना हम भी मारे जाएंगे। इवान बोलता है क्या सच में आप इस स्टेट को छोड़ रहे हैं। एलन बोलता है पूरी तरह से नहीं लेकिन फिलहाल हम जा रहे हैं साउथ की ओर। इवान बोलता है क्या साउथ की ओर, कहीं आपका मतलब रोड मिल से तो नहीं। एलन यहाँ से जाते हुए हमें बताता है मैं प्लोटियो टेरिटरी के साउथ एरिया में एक छोटे से गांव के अंदर जाने की प्लानिंग बना रहा था जिसका नाम है रोड मिल। फिर एलन यहाँ से निकल जाता है, वहीं पीछे से लियो गुस्से में खड़ा होकर उसे घूर रहा था। फिर इसके बाद हम देखते हैं एलन को जो काफी खुशी से अपना मील कुक कर रहा था, वहीं उसके पीछे इवान भी काफी मजे में बियर लेकर तैयार था और इन दोनों की लाइफ काफी अच्छे से कट रही थी। लेकिन ये दोनों सिर्फ और सिर्फ 3 दिन तक ही इंजॉय कर पाए, उसके बाद इन्हें वापस से काउंट फैमिली में आना पड़ा। एंड हाँ ऐसा इस वजह से क्योंकि लियो मर चुका है और अब एलन को उसका अंतिम संस्कार करना होगा। वो बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस ब्लड पैलेस में वापस आया हूँ। इसके अलावा मेरा भाई पहले ही मर चुका है, किसी ने शॉर्ट का यूज करते हुए इसके हार्ट में छेद कर दिया था। आखिर वो है कौन, लियो को किसने मारा। ये सब सोचने के बाद वो अपने साइड में खड़े सर्वेंट से बोलता है क्या मैं इसके डेथ का रीजन जान सकता हूँ। यहाँ पर एलन के बात को सुनने के साथ ही उसके साइड में खड़े सर्वेंट की फट जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर इसके अगले ही पल वो माफी मांगते हुए बोलता है यंग मास्टर मुझे माफ करिए, मैंने गलती से आपकी आंखों में देख लिया।
उसकी इस बात को सुनकर एलन सोचता है हाँ आखिर अचानक इसे क्या हो गया। वो जब ये बात सोच रहा था तभी इवान उसके पास आकर उससे बोलता है यंग मास्टर। एलन बोलता है इवान क्या तुम्हें कुछ पता चला? वो बोलता हाँ और वो इस बारे में कि आखिरकार यंग मास्टर लियो को ये सब कैसे हुआ। सभी का ये मानना है कि वो आप ही हैं जिन्होंने रातों रात यंग मास्टर लियो को खत्म कर दिया। इस बात को सुनकर एलन जब साइड में देखता है तब कोई भी उससे आंखें नहीं मिला रहा था, हर कोई बस इधर उधर देख रहा था। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम कुछ दिनों पहले का सीन देखते हैं जब एलन अपनी टेरिटरी से बाहर निकला था। वो सोचता है मैंने 5 ग्रेड्स इनको बचा लिया है तो इसका मतलब अब फ्यूचर में ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इसके अलावा रोड मिल का स्टोरी से कोई भी कनेक्शन नहीं तो इसका मतलब मैं वहाँ पर अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकता हूँ। वो मेरे लिए एक परफेक्ट प्लेस होगा जहाँ पर मैं एक नोबल की तरह अपनी लाइफ को जीऊंगा। ये सब सोचने के बाद वो इवान से बोलता है यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसका एक रीजन है। उसके बाद को सुनकर इवान बोलता है अब मैं आपकी बातों पर भरोसा नहीं करता क्योंकि जब भी आप परेशान होते हैं आप हमेशा ऐसा ही बोलते हैं। एलन बोलता है इन सब बातों को छोड़ो क्योंकि वैसे भी हम यहाँ से जा रहे हैं ना। हम देखते हैं पीछे से एलन का बिग ब्रदर लियो उसे यहाँ से जाता हुआ देख रहा था। वो सोचता है क्या मुझे उसे मार देना चाहिए क्योंकि वैसे भी वो बेकार है। फादर के डेथ के बाद मुझे उसे पॉइजन देकर मार देना चाहिए क्योंकि वैसे भी वो चुपचाप बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब मेरे पास उसे मारने का कोई भी रीजन नहीं, शायद इस वजह से क्योंकि उसकी लाइफ पहले ही काफी ज्यादा हार्ड चल रही है। अनोइंग, ये सच में बहुत ही ज्यादा अनोइंग है। ये सब सोचने के बाद वो बोलता है अलमन इस कैरेज को फॉलो करो। इस बात को सुनकर अलमन बोलता है क्या इसका ये मतलब है कि आप उसे मारना चाहते हैं? एंड हाँ ये अलमन लियो का राइट हैंड है। यहाँ पर अलमन के बात को सुनकर लियो थोड़ी देर के लिए काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वो सोचता है अलमन बिना किसी सवाल के मेरे हर एक ऑर्डर को फॉलो करता है तो फिर आज उसने कंप्लेन क्यों की? मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर उसके इस सवाल का मतलब क्या था। ये सब सोचने के बाद लियो बोलता है इसे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं, बस उसे फॉलो करो। वो जब ये बातें बोल रहा था तभी अचानक ही एक स्वॉर्ड उसके हार्ट की आर पार हो जाती है और अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो था अलमन। लियो से बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की? अलमन बोलता है मैं भी इस वार गेम को एंजॉय करना चाहता था और अब मुझे इसके अंदर काफी ज्यादा मजा आने लगा है। एंड हाँ अगर यहाँ पर अलमन के रियल आइडेंटिटी की बात करें तो उसका नाम है हिडान, ब्लू मून ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर। वो बोलता है हमारे पास एक चीज है जो हमें रेड मून ने सिखाई है। ब्लू मून ऑर्गेनाइजेशन एक स्वॉर्ड है और ग्रेट मून जैसे चाहे वैसे इस स्वॉर्ड का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ग्रेट मून को नुकसान पहुंचाने का ट्राई करेगा तो फिर हमें उनकी ऑर्डर की भी जरूरत नहीं। हम यानी ये स्वॉर्ड अपनी मर्जी से भी घूम सकता है, इसलिए मैंने तब तक वेट किया जब तक कि तुम उन्हें मारने के बारे में ना सोचो। और इन सब चीजों के अंदर पूरे 2 साल निकल गए, सच में कितना बोरिंग था। अब जबकि तुमने ये बात कर दी है तो फिर अब तुम इस कॉन्टिनेंट की गहराइयों में गायब हो जाओगे। और हाँ तुम ऐसा बोल सकते हो कि ग्रेट मून ने तुम्हें एक चांस दिया था लेकिन हम नहीं देंगे। ये सब बातें करने के बाद हिडान चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। फिर हम उसके अगले दिन देखते हैं एलन को जो कि मस्त सोकर उठा था। वो फिलहाल रोड मिल के पैराडाइज में है। वो उठते हुए बोल रहा था आज एक और सुकून भरी नींद। फिर इसके बाद एलन और इवान ये दोनों जाकर मस्त से मील करते हैं। यहाँ पर मील करते हुए एलन सोच रहा था फाइनली अब मैं अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। यहाँ पर वो जब मील कर रहा था तभी इवान उसे एक लेटर देते हुए बोलता यंग मास्टर आपके लिए लेटर है। एलन उस लेटर को लेते हुए बोलता है क्या एक लेटर, लेकिन आखिर कैसा लेटर? लेकिन वो जब इस लेटर को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसका बिग ब्रदर लियो मर चुका है। फिर हम वापस से प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर एलन अभी भी अपने भाई का फ्यूनरल कर रहा था। वो बाकी सभी को देखते हुए सोचता है ओ अब मुझे समझ में आ गया कि हर कोई यहाँ पर इतना ज्यादा क्यों कांप रहा है। इवान एलन के कान में बोलता है यंग मास्टर आप कब से लियो को मारने की प्लानिंग कर रहे थे? आप सच में मास्टर माइंड हैं। यहाँ पर इन सभी बातों को सुनकर हमारा एलन सोच रहा था सच में ये बहुत ही ज्यादा बुरा है, सभी को ऐसा लगता है कि अपने भाई को मैंने मारा। वो धीरे से बोलता है प्लीज कोई मुझे समझाओ कि आखिरकार मैं ये मास्टर माइंड कब बना? इवान बोलता है सभी का ये मानना है कि आप ही ने उसको मरवाया क्योंकि इससे आपको ही फायदा होगा। हमारे पहले छोड़ने के जस्ट तुरंत बाद लियो को मार दिया गया, इस वजह से आपको कोई अच्छा सा बहाना देकर खुद को बनाना होगा यहाँ का सक्सेसर। लियो के मर जाने के बाद अब यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं जो आपके रास्ते का रुकावट बने। वैसे यंग मास्टर अगर आप एक बार काउंट बन जाते हैं तो फिर आपके अंडर स्वॉर्ड मास्टर लेवल के असेसियन होंगे जो आपका कमांड मानेंगे। इन सब बातों को सुनकर हमारा एलन परेशान होते हुए सोच रहा था कि आखिरकार ये सब चीजें ऐसी कब हो गई। यहाँ पर उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लियो को पल भर में मार डाला। वो इवान से पूछता है जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो फिर मुझे याद आता है कि तुमने कहा था एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को मार रहा है, यहाँ तक कि नोबल को भी।
इवान बोलता है क्या तुम ब्लू मून ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो? एलन बोलता है हाँ, तुम्हें क्या लगता है क्या वो लोग ये काम कर सकते हैं? इवान बताता है गिल्ड की इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये काम ब्लू मून ने नहीं किया, क्योंकि ब्लू मून ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर भी काम करता है वो हमेशा एक निशान छोड़ता है, भले ही वो बॉडी पर क्यों ना हो। लेकिन अगर इस बार की बात करें तो उन्हें शॉट से मारा गया था और कोई भी निशान नहीं था। उन्होंने बताया कि ये सीन बिल्कुल ही हेल जैसा है। एलन बोलता है इसका मतलब मैं ही वो मास्टर माइंड हूँ जिसने लियो को मारा। ये बोलकर वो सोचता है चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि ब्लू मून इस चीज के अंदर इवॉल्व नहीं है। ब्लू मून ऑर्गेनाइजेशन मेन स्टोरी का पार्ट नहीं है तो फिर इसे जल्दी गायब हो जाना चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये मर्डर किया किसने। एलन के ये सोचने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं यूटिया को जो बोल रही थी क्या कोई ट्रेस छूटा। यहाँ पर रीने बोलती है नहीं, उन्होंने कोई भी ट्रेस नहीं छोड़ा। वहीं दूसरी तरफ सीलांग अपने नाइफ को घुमाते हुए बोल रही थी हाँ और मैंने भी, मैं तो बस वहाँ पर उस बॉडी को लूटने गई थी। फिर इसके बाद ब्रोकन यहाँ पर आकर सभी को बताता है कि अब बेबीलोन के फोर्स में सिर्फ और सिर्फ 486 मैन ही बचे हैं। इस बात को सुनकर राडेन बोलता है तो जैसा कि बॉस ने कहा था हम उन सभी को बीट से ही काट देंगे। यहाँ पर यूटिया भी बोलती है परफेक्ट। फिर इसके बाद हमें बताया जाता है एवलोन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसने पूरे ईस्टर्न किंगडम के ऊपर राज किया था, वो बस 5 दिन के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो गया। यहाँ पर सभी चीजों को देखते हुए रडान बोल रहा था ऐसा लगता है कि सफाई अभी तक अच्छे से नहीं हुई। यूटिया बोलती है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो एक डॉक्यूमेंट को बाहर निकालते हुए बोलता है मुझे एवलोन से जुड़े कुछ नोबल्स का कनेक्शन मिला। ऐसा लगता है कि एल्टिया ड्यूची वो इसमें काफी गहराई से शामिल हैं। यहाँ पर यूटिया उस लेटर को पढ़ती है और फिर सभी से बोलती है मेरे ख्याल से तुम्हें पहले ही ये पता होगा कि मेरा जवाब क्या है। हम देखते हैं यहाँ पर सभी ग्रेट सीन्स फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। रेडान बोलता है हाँ हमें चुपचाप उन सभी को हैंडल करना है बिना किसी को पता चले। फिर इसके बाद यूटिया रीने से पूछती है क्या गिल्ड को लेकर सभी चीजें क्लियर हैं? रीने बोलती हाँ बिल्कुल, गिल्ड को ऐसा पता चलेगा कि हम इसके अंदर कभी इवॉल्व ही नहीं थे। यहाँ पर ब्रोकन बोलता है हर एक गिल्ड सिर्फ और सिर्फ एक ही बात को मान रही है कि इस हेल को क्रिएट किया है स्वॉर्ड मास्टर ने। रीने यूटिया से पूछती है क्या हमें इन सभी चीजों के ऊपर निगरानी रखनी चाहिए या फिर नहीं। यूटिया बोलती है निगरानी बनाए रखो, ये मामला बिल्कुल भी उस पर्सन तक नहीं पहुंचना चाहिए और मैंने तुम्हें इस चीज के बारे में कई बार बताया तो फिर तुम्हें ये पता होना चाहिए। ब्रोकन बोलता हाँ मुझे ये बात पता है, हम उनकी स्वॉर्ड और वो जैसे चाहे वैसे हमारा यूज कर सकते हैं। यूटिया बोलती हाँ तुमने सही कहा, ये ब्लू मून ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ उनके ऑर्डर से ही चलेगा। तुम ये बात याद रखना उस पर्सन को सब कुछ पता है, पास्ट प्रेजेंट और यहाँ तक कि फ्यूचर भी। कोई पर्सन कभी भी उसे अपना निशाना नहीं बना पाएगा। यहाँ पर यूटिया के बात को सुनकर ब्रोकन सोचता है मुझे समझ नहीं आ रहा, यूटिया जैसी एक पावरफुल बीइंग ये उस पर्सन के बारे में सोचने से ही इतनी ज्यादा घबरा और कांप रही है। ये सोचकर वो बोलता है ठीक है मैं समझ गया, ये सब कुछ उस पर्सन के लिए है, द ग्रेट मून। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एलन के पैलेस का सीन। यहाँ पर वो कांपते हुए बोल रहा था नहीं ये बोल नहीं, मैं बोल नहीं कर सकता। वो बताता है फ्यूनरल हुए पूरा 1 महीना बीत चुका है और तब से मैं इतना ही बिजी हूँ, मैं आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता था लेकिन ये सब चीजें होने के बाद मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा लियो की डेथ कैसे हुई, उसकी डेथ 6 महीने बाद होनी थी। मेरे भाई के डेथ ने फ्यूचर को पूरी तरह से बदल दिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये सब सोचकर वो जब अपने सामने देखता है तब उसे वहां पर दिखाई देते हैं काफी सारे लोग जो कि काफी सारे डॉक्यूमेंट लेकर खड़े थे। वो सोचता है मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पर हर कोई इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहा है। यहाँ पर जब सभी लोग एलन को देख रहे थे तब उन्हें ऐसा लग रहा था कि एलन बहुत ही गुस्से में है। एलन के इसी गुस्से को देखकर वो लोग इतना ज्यादा काम कर रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो इतना काम नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। वो सोचता है जब से मेरे मास्टरमाइंड होने का रूमर्स फैला है तब से सभी लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो मैं उन्हें मार डालूंगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो खुद ही सभी चीजों का अच्छे से ध्यान रखे और मुझे आराम करने दें। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं इवान को जो किसी चीज को पकाते हुए बोल रहा था यंग मास्टर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सच में मैं बहुत ही सरप्राइज हूँ। केवल 2 साल के अंदर खुद से हर एक चीज को सीख कर आप एक टैलेंटेड प्रोडजी बन गए हैं। नॉर्मली ट्रेनिंग से 2nd टायर के मैजिक को रीच करने में 4 साल लगते हैं। इसके अलावा कोई मैजिक तभी यूज कर सकता है जब उसके पास नेचुरल टैलेंट हो। एलन बोलता हाँ तुमने सही कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी थोड़ा बहुत टैलेंटेड हूँ। ये बोलकर वो सोचता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था, इसी वजह से शायद मैंने ये स्पेल काफी जल्दी सीख ली। इस टेक्निक को यूज करने के लिए काफी अच्छी माना कंट्रोलिंग होनी चाहिए लेकिन मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं भी कभी मैजिक का यूज कर पाऊंगा। यहाँ पर हमारा एलन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर हवा में अटैक करता है लेकिन उसके इस अटैक से किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये बहुत ही कमजोर था। वो बोलता है सच में ये बहुत ही ज्यादा बेकार है, ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा।
फिर एलन हमें बताता है कि जन्म के साथ ही हर ह्यूमन की बॉडी में एक माना होल होता है। और हाँ, ये माना होल कैसा होगा ये तुम्हारे जन्म के साथ ही पता चल जाता है। किसी का माना होल छोटा होता है तो किसी का बड़ा। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा माना होल छोटा है, नहीं बहुत ही ज्यादा छोटा। लेकिन कहते हैं ना, सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी कोई ना कोई रास्ता होता है। फिर इसके बाद इवान एलन से बोलता, यंग मास्टर फाइनली डांस के लिए आपको भी इनविटेशन मिल गया। इसे देखते हुए एलन बोलता है, क्या एक डांस पार्टी? फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं उस डांस पार्टी का सीन जहां पर काफी सारे नोबल फैमिली के लोग आए हुए थे। यहीं पर हमें दिखाया जाता है हमारा एलन और उसी के साथ इवान। यहाँ पर एलन बोलता है, सच में मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। फिर इसके बाद वो हमें बताता है कि ईस्टर्न किंगडम के साउथर्न टेरिटरी में सभी नोबल्स के लिए नेटवर्किंग रेगुलर बॉल को आयोजित किया गया है। क्योंकि अब मैं जल्द ही अकाउंट बनने वाला हूँ तो फिर इस वजह से मुझे भी यहाँ पर बुलाया गया है। और मैं ये सोच रहा था कि जबकि मैं यहाँ तक आ चुका हूँ तो फिर मुझे भी कुछ कनेक्शन बना लेने चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर के अंदर मेरी काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। यहाँ पर ये सब बातें सोचने के बाद वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है, सभी नोबल डर कर तुरंत उससे दूर भाग जाते हैं। वो यहाँ पर एक दो नोबल्स को रोकने का भी ट्राई करता है, लेकिन कोई भी नहीं रुकता और सब भाग जाते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए इवान बोलता है, यंग मास्टर आपको यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। एलन सोचता है कि अब परेशान नहीं, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं, मुझे इतनी उम्मीद तो थी, मुझे ये बात पता थी डिग्निटी की कमी की वजह से हर कोई मुझे इग्नोर जरूर करेगा। फिर वो एक ड्रिंक को उठाते हुए सोचता है, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर यही सीखने के लिए तो आया था। मैं इस सिचुएशन पर अपने उन सभी सोशल स्किल का यूज करूंगा जो मैंने सीक्रेटली प्रैक्टिस की थी। ये सब सोचने के बाद वो बोलता है, इस वाइन का टेस्ट सच में काफी यूनिक है, खासकर इसकी खुशबू, ये तो सच में काफी अच्छी लग रही है। क्या मुझे यहाँ से कुछ बोतलें मिल सकती हैं जो मैं अपने साथ अपने घर ले जा सकूं? यहाँ पर हमारा एलेन इस तरह से बातें कर रहा था जिसे देखने के साथ ही वो लड़की भी एकदम घबरा जाती है। और फिर इसके अगले ही पल यहाँ से भागते हुए बोलती है, मैं तुरंत अपने फादर से बात करके आपके लिए ये प्रिपेयर करती हूँ। यहाँ पर एलेन उसे रोकने का ट्राई करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुकती और चुपचाप यहाँ से चिल्लाते हुए यहाँ से निकल जाती है। इसे देखकर सभी लोग आपस में बात करते हुए बोल रहे थे, देखो उसने जबरदस्ती एक लड़की को वाइन लाने की धमकी दी। यहाँ पर हमारा एलेन खुद को दिलासा देते हुए सोचता है, शायद वो लड़की काफी शर्मीली थी, इस वजह से भाग गई। यहाँ पर इवान एलेन को बताता है कि तुम्हारी फैमिली यानी प्लेडियन फैमिली का नाम बहुत ही ज्यादा बदनाम है, और जब से ये रूमर फैला है कि तुमने लियो को मार डाला उस समय से लोग और भी ज्यादा डरने लगे। यहाँ पर एलेन सोच रहा था, सच में प्लाटियो का नाम तो मेरी सोच से भी ज्यादा बदनाम है। एंड हाँ, प्लाटियो या प्लाटियन बात एक ही है। एलेन आगे सोचता, एंड हाँ, रूमर्स ये भी फैल रहे हैं कि मैंने अपने भाई को मार डाला, इस वजह से चीजें और ज्यादा बिगड़ गई। ऐसा लगता है मैं यहाँ पर एक ऐसा पर्सन बन गया हूँ जिसे कोई भी पसंद नहीं करता। ये सब सोचने के बाद एलेन यहाँ से जाते हुए बोलता है, इवान मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ ताजी हवा खाने के लिए। हम देखते हैं यहाँ पर एक सुंदर सी लेडी एलेन को बाहर जाता हुआ देख रही थी। पार्टी से बाहर आने के बाद एलेन ये सोच रहा था कि आखिरकार मैंने गलती कहाँ करी। वो जब ये सोच रहा था तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, मुझे माफ करना, क्या मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकती हूँ? इस आवाज को सुनकर एलेन पीछे घूमते हुए सोचता है, रुको, क्या किसी ने मुझसे बात की? लेकिन उसे अपने सामने तो कोई भी नहीं दिखाई देता। तभी उसके थोड़ा नीचे से कोई बोलता है, मैं यहाँ पर हूँ। हम देखते हैं उसके सामने एक छोटी सी बच्ची को जो अपने बारे में बताती है, मेरा नाम है लोरिया, मैं अल्टिया ड्यूकल हाउस की थर्ड डॉटर हूँ। इस बात को सुनकर एलेन बोलता है, क्या अल्टिया? हाँ, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर वो हमें अल्टिया फैमिली के बारे में बताता है, ये उस गेम के थर्ड ग्रेट विलेन फैमिली में से एक है, इसे द ब्लैक शिप ऑफ द नॉर्थ भी कहा जाता है। खैर अब मुझे इसकी आदत हो गई है, क्योंकि जो कोई भी मुझसे बात करता है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता। लेकिन मुझे ये लड़की याद नहीं आ रही, मुझे लगता है मैंने इसे गेम के अंदर कभी देखा ही नहीं। वो जब ये सब बातें सोच रहा था तभी लोरिया बोलती है, मैं सीधा मुद्दे की बात करती हूँ, प्लीज मुझे अपनी पावर दो, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि मुझे जल्द ही असेसियंस द्वारा असिसिनेट कर दिया जाएगा। ये बात बोलने के बाद वो अपनी पूरी उम्मीद लगाए हमारे एलन को ही देख रही थी। वो एलन को बताती है, अब तक मुझे डॉटर ऑफ द मिस्ट्रेस की तरह प्रोटेक्ट किया गया, लेकिन अब मेरे फादर अल्टिया के ड्यूक बहुत ही ज्यादा बीमार हैं और इस मौके का फायदा उठाकर मेरी सिस्टर मुझे मारना चाहती है। इस बात को सुनकर एलन सोचता है, इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं कि ये मुझे याद क्यों नहीं आई, इसे तो गेम शुरू होने से पहले ही मार दिया गया था। लोरिया आगे बोलती है, अगर सच में आपके पास रूमर्स वाली पावर है तो मुझे बचाइए। एलन बोलता है, नहीं, मैं इसे रिफ्यूज करता हूँ। लोरिया बोलती है, मैं आपसे ये काम फ्री में करने को नहीं बोल रही, अगर आप मेरी मदद करते हैं तो मैं आपको अल्टिया हाउस का आधा हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ। एलन यहाँ से जाता हुआ बोलता है, मुझे इन सभी चीजों के अंदर इंटरेस्ट नहीं, तो फिर अब मैं चलता हूँ। वो आगे बढ़ते हुए सोच रहा था, मुझे खुद को सरवाइव कराना है, इस वजह से मैं इन सब प्रॉब्लम के अंदर नहीं पड़ सकता। अगर मैं यहाँ पर मदद करना भी चाहूँ तो भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसी
ऐसी कोई पावर नहीं जो रूमर में बताई गई है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए वो एक बार वापस से घूमकर लोरिया को देखता है। वो बहुत ही ज्यादा उदास थी और उसके पास कोई भी होप नहीं थी कि वो जिंदा बचेगी या फिर नहीं। इस चीज को देखकर हमारा एलन बोलता है, मुझे उम्मीद है तुम्हारे साथ कुछ अच्छा ही होगा। ये बोलने के बाद वो वापस से चुपचाप पार्टी के अंदर लौट आता है एंड हमें यहाँ पर दिखाए जाते हैं कुछ लोग जो शेडो में छुपे हुए थे। वो बोलते हैं तो अल्टिया फैमिली ग्रेट मून के थोड़ा करीब आ चुकी है, हमें रेड मून को भी इस बारे में बताना चाहिए कि आखिरकार ग्रेट मून ने क्या कहा। एंड हाँ, ये दोनों कोई और नहीं बल्कि रीने और ब्रोकन थे। रीने बोलती है नहीं, इसकी जरूरत नहीं, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन सही है तो अल्टिया फैमिली एवलोन से कोई भी ताल्लुकात नहीं रखती। ब्रोकन बोलता हाँ, इससे चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाती है, वैसे भी अल्टिया फैमिली के काफी सारे लोग तो पहले ही मर चुके हैं, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक को ही बचाने की जरूरत है। वैसे रेड मून के ऑर्डर के हिसाब से हमें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को फ्लो होने से रोकना होगा ताकि एवलोन का इंसिडेंट कभी भी किसी तक ना पहुंच सके। फिर हम देखते हैं वापस से एलन को, जहाँ पर ये दोनों अभी भी एलन के ऊपर नजर रखे हुए थे। एलन सोचता है मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मेरी बॉडी के चारों ओर कोई बैरियर है। वो जब ये सोच रहा था तभी एक लेडी उसके पास आते हुए बोलती है हेलो मिस्टर। इस लेडी को अपनी तरफ आता देख एलन सोचता है रुको, क्या क्या इसने मुझे ग्रीट किया, तो फाइनली अब मैं किसी नोबेल को अपना दोस्त बना पाऊंगा। ये सब सोचने के बाद वो भी बोलता है हेलो, पर जैसे इसकी नजर उस लेडी पर पड़ती है उसका चेहरा तुरंत ही उतर जाता है। वो सोचता है एक और कैरेक्टर, मुझे ये बात तो पता है कि जो कोई भी मुझसे बात करता है वो नॉर्मल नोबल नहीं होता। एलन यहाँ पर उस लेडी को ग्रीट करते हुए बोलता है हेलो लेडी जेनोनिया। जेनोनिया बोलती है क्या आप हमें जानते हैं। एलन बोलता हाँ बिल्कुल, आखिरकार आप जैसे फेमस पर्सन को कौन नहीं जानता। फिर वो हमें ईस्टर्न के 3 ग्रेट विलन हाउस के बारे में बताता है, जिनमें से पहला है ईस्ट हाउस प्लाटियो, दूसरा नॉर्थ हाउस आल्टिया और तीसरा वेस्ट में जेनोनिया के पतित लोग। एंड यहाँ पर एलन के सामने जो खड़ी है उसका नाम है कालिया। ऑफ कोर्स यही नाम है, ये है काउंट जेनोनियन की सबसे बड़ी बेटी, तो मैं इसे आगे से जेनोनिया ही कहूंगा। एंड हाँ, बाकी फैमिली की तरह जेनोनिया की फैमिली भी बहुत ही ज्यादा खराब है। इसे देखते हुए एलन सोच रहा था मुझे ऐसे कनेक्शन की जरूरत नहीं, मुझे ऐसे कनेक्शन चाहिए जो कि मेरी लाइफ को अच्छे से जीने में मेरी मदद कर सके, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहता हूँ तो कभी कभी मुझे इनके साथ भी शामिल होना होगा। ये सब सोचकर वो बोलता है आप बहुत ही ज्यादा सुंदर है, तो आखिरकार मैं आपको याद क्यों न रखूं। जेनोनिया बोलती है तारीफ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बात को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपसे और ज्यादा बात करनी चाहिए। एलन बोलता है मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन अभी काफी सारी आंखें हमें देख रही हैं। ये बोलकर वो सोच रहा था कि प्लीज मुझे चुपचाप यहाँ से जाने दो। जेनोनिया बोलती है जैसा कि मैंने रूमर्स में सुना था आप बिल्कुल वैसे ही हैं, मुझे आपसे मिलने की दोबारा उम्मीद रहेगी। ये बोलने के बाद वो चुपचाप यहाँ से निकल जाती है। उसे यहाँ से जाता देख एलन बोलता है फाइनली वो यहाँ से चली गई। फिर इसके बाद हम रीने और ब्रोकन को देखते हैं। एलन के बात को सुनकर ब्रोकन बोलता है जैसा कि मुझे ग्रेट मून से उम्मीद थी, देखो सच में उनके ऊपर कोई स्पाई नजर रखे हुए है। रीने बोलती है तुम्हें सीधा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर तुम्हें ये लगे कि वो खतरनाक है तो उसे मार दो। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम एक दूसरे प्लेस का सीन देखते हैं जिसे देखते हुए इवान बोल रहा था यंग मास्टर क्या आप इस बात को लेकर श्योर हैं, क्या ये वही घाटी है जिसे आप अभी तक ढूंढ रहे थे। यहाँ पर दिन का उजाला है लेकिन इसके बाद भी मुझे इस घाटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस दिखाई दे रही है। यहाँ पर एलन सोच रहा था फाइनली मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था। वो आगे बढ़ते हुए बोलता है बस मेरे साथ चलो और कुछ भी करके फेल मत होना, हम यहाँ पर फेल नहीं हो सकते। फिर वो हमें इस प्लेस के बारे में बताता है जो कि है द लाइब्रेशन ऑफ विस्पर, और यहाँ पर 8 चेम्बर के अंदर रिडल सॉल्व करने होंगे और जो कोई भी इसे पार करेगा उसे रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा आर्टिफैक्ट। फिर इसके बाद हम देखते हैं एलन के सामने एक बहुत ही बड़े दरवाजे को। वो इसे देखते हुए सोच रहा था तो फाइनली ये है इस लाइब्रेशन का एंट्रेंस। हालांकि गेम के टाइम पर यह जगह बहुत ही ज्यादा बोरिंग था, लेकिन रियल लाइफ में ये उससे एकदम ही अलग है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इस घाटी को किसी ने अपने हाथों से बनाया होगा। वो जब ये बातें सोच रहा था तभी इवान बोलता यंग मास्टर आखिर आपको इस प्लेस के बारे में कैसे पता। एलन बोलता है मैं अक्सर यहाँ पर आया करता था। यहाँ पर इवान को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आती कि एलन यहाँ पर कब आता था। एलन बोलता है अरे मैं मजाक कर रहा था, तुम सीरियस मत लो, चलो चलें। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाए जाते हैं काफी सारे मॉन्स्टर्स। यहाँ पर एक मॉन्स्टर अपने हाथों का यूज करते हुए काफी सारे मॉन्स्टर्स को मसल देता है। इन सभी चीजों को देखते हुए इवान बोल रहा था ऐसा लगता है कि अगर हमने कोई गलती की तो हम भी मारे जाएंगे। फिर वो एलन को देखते हुए सोचता है मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार मेरे लॉर्ड इतने ज्यादा शांत कैसे हैं, वो भी इतनी बुरी कंडीशन में। हम 4 साल से एक साथ हैं लेकिन फिर भी मैं उन्हें समझ नहीं पाया। उन्होंने मुझसे ना जाने कितने सारे काम करवाए, जैसे कि ऑर्फन को
बचाना। एंड हाँ भाई, अब मैं नॉर्मल बोलने वाला हूँ क्योंकि इस तरह से बोलते बोलते मेरी फट गई बस 30 सेकंड में ही। बट अगर तुम्हें मेरी ये वॉइस अच्छी लगी है तो मैं इसमें रिकॉर्ड करने का ट्राई करूंगा, तुम बता सकते हो। वेल, वो आगे सोचता है इसके अलावा इन्हें इस प्लेस के बारे में सब कुछ पता है, जबकि वो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकले। वो जब ये सोच रहा था तभी एलन बोलता है मुझे रिडल यानी पहेली समझ में आ गई, लेकिन ये बिना किए हम इसे ओपन नहीं कर सकते। एलन की इस बात को सुनकर इवान आगे बढ़ते हुए सोच रहा था मुझे यकीन है सब कुछ अच्छा होगा, और मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार आप इस बार क्या करने वाले हैं मेरे लॉर्ड। फिर हम देखते हैं एलन को जो अपने सामने देखते हुए सोच रहा था आखिरकार गेट ओपन हो गया और अब मुझे उल्टी आने वाली है। फिर गेट ओपन होता है और उसके अंदर थे तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेजर, ना कोई खराब आइटम। यहाँ पर इन सभी ट्रेजर को देखने के बाद एलन एक रिंग की तरफ देखते हुए बोलता है बस उसे ले लो और यहाँ से चलो। इवान बोलता है क्या बस इतना ही, लेकिन सच में ये बहुत ही बेकार है। एलन बोलता है कुछ भी करने से पहले सोच लो, हमें आगे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। फिर वो उस रिंग को देखते हुए सोचता है तो फाइनली मुझे वो मिल गया। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उन्हें अपने सामने दिखाई देते हैं काफी सारे बड़े बड़े गोलम्स। इन सभी को देखकर इवान अपने शॉट को बाहर निकालते हुए बोलता है ये दिखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे होंगे, लेकिन इनसे निपटने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। वो जब ये बातें सोच रहा था तभी एलन बोलता है तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। हम देखते हैं उसके सामने से काफी सारे बड़े बड़े गोलम्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर इन सभी को एलन की तरफ आगे बढ़ता देख इवान चिल्लाते हुए बोलता है यंग मास्टर खुद को बचाइए, आपका ये सेकंड टायर मैजिक उनके ऊपर काम नहीं करेगा। पर एलन यूज करता है अपने रिंग की पावर कंसंटेंट कमेंस, मतलब एक बैरियर। वो जैसे इस पावर का यूज करता है वो तुरंत ही एक अलग ही प्लेस पर पहुंच चुका था। फ्रेगामेंट इनहेरिटेंस द ग्रेट विल ऑफ न्यार लाला, तुम मुझे उन दो कंस्टेंट के बारे में बताओ जिन्हें तुम यूज कर सकते हो। इसे देखते हुए एलन सोच रहा था गेम में ये तो एक सिलेक्शन विंडो का पार्ट था, और ये आवाज ये तो लेवरेथन के लिए रिवॉल्व कंस्ट्रेंट का है। जैसा कि तुम्हें इसके नाम से पता चलता है ये एब्जॉर्ब टाइप का आर्टिफैक्ट है और ये पावर के बदले में देता है इम्पोजर्स रिस्ट्रिक्शन। ये सब सोचने के बाद एलन बोलता है पहला वो आवाज बोलती है हाँ बोलो। एलन बोलता है हर एक तरह की स्पेल कास्टिंग, हैंड सील, बेबी लुई, इन सभी चीजों की मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर एलन के बात को सुनकर वो आवाज बोलती है क्या तुम अपने विश को पूरा करना चाहते हो। फिर इसके अगले ही पल एलन को ये सारी चीजें मिल जाती हैं। फिर वापस से वही आवाज आती है बोलो। एलन यहाँ पर एक बार फिर एक तरह का हैंड साइन बनाते हुए बोलता है हर एक स्पेल कास्टिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ बेबीलोई के सेक्रेट वर्ड का ही यूज हो। यहाँ पर वो आवाज बोलती है तो आखिर तुम इससे क्या चाहते हो। एलन बोलता है बिल्कुल पहले जैसा, जैसा कि तुमने मुझे पहले दिया था इस बार भी दो। यहाँ पर इस बात को सुनकर वो आवाज थोड़ी देर तक कोई भी जवाब नहीं देती। एलन सोचता है रुको क्या मैंने यहाँ पर कोई गलती कर दी, मैंने तो स्किल कॉपी करने की नकल भी की थी। इसे यूज करने के लिए सील और वर्ड दोनों की जरूरत पड़ती है, इससे हम मैजिक को काफी पावरफुली यूज कर पाएंगे। वो जब ये बातें सोच रहा था तभी वो आज बोलती है ठीक है तुम्हारी इस विश को पूरा किया जाता है, और हाँ इंसान तुम हमेशा ग्रेट गॉड के सील और मिस्ट्रीज को हमेशा याद रखना, क्योंकि जो इन सभी चीजों को फॉलो करते हैं हम उन्हें अपना ग्रेटिट्यूड ऑफर करते हैं। उसकी बात को सुनकर एलन सोचता है रिंग के अंदर मुझे पावर फील हो रही है, इसका मतलब ये सब सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पर वही आवाज वापस से बोलती है मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगी इनहेरिटर ऑफ द विल। फिर हम वापस से प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर इवान चिल्लाते हुए बोल रहा था लॉर्ड सेकंड टायर का मैजिक उन सभी के ऊपर काम नहीं करेगा। हम देखते हैं इवान के सामने से काफी सारे मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर एलन को इन सभी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पर अपने उसी सेकंड टायर के मैजिक को यूज करता है स्पेयर ऑफ लाइटनिंग। वो इसका यूज करते हुए सोच रहा था मैं इसके अंदर अपने पूरे माना को डाल दूंगा, भले ही बाद में मैं अनकॉन्शियस क्यों ना हो जाऊं। अगर मैं इन सभी को हराना चाहता हूँ तो मुझे अपनी लिमिट को पुश करना होगा क्योंकि मैं कमजोर हूँ। तो अब टाइम आ गया है कि मैं इस कंस्ट्रेंट यानी बाधा को टेस्ट करूँ, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार मेरे इस मैजिक पावर की लिमिट क्या होगी। फिर एलन बोलता है रिफ्लेक्शन। उसके ये बोलने के साथ ही उसके माना का शेप धीरे धीरे चेंज होने लगता है। वो वापस से बोलता है रिबाउंड। उसके ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं वो माना लाइटनिंग में बदल रहा था। फिर वो बोलता है ब्लू लाइट। यहाँ पर ये बात बोलने के साथ ही वो छोटा सा मैजिक सर्कल एक बड़े से ब्लू लाइटिंग सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब करने के बाद एलन अपने मैजिक का यूज करते हुए सामने की तरफ अटैक करता है। ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसके सामने के सभी मॉन्स्टर इस लाइटनिंग के अंदर एक झटके में गायब हो जाते हैं। ये लाइटनिंग हटने के बाद हमें दिखाई जाती है उनकी बॉडी, एंड हाँ ऑफ कोर्स ये बस उनकी बॉडी थी जो कि धीरे धीरे टूट रही थी, और बस थोड़ी ही देर के अंदर उनकी पूरी बॉडी पीसेस में बिखर जाती है। इन सभी चीजों को देखते हुए इवान बोल रहा था डैम इट अनबिलीवेबल। वो एलन से पूछता है कि आप हमेशा
हमेशा से अपनी पावर हाइड कर रहे थे, पर ये करना तो इम्पॉसिबल है। 15 साल से मैं मर्सनरी का काम कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद भी मैंने आज जैसा पहले कुछ नहीं देखा यंग मास्टर। अब आप मुझसे ये मत कहना कि आपने सेकंड टायर के मैजिक को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना दिया। एलन बोलता हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये बोलकर वो सोचता है मुझे खुद इसके बारे में नहीं पता कि आखिर ये सब कैसे हो गया। जहाँ तक मुझे याद है गेम के अंदर ये चीजें इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी। वो हमें बताता है गेम के अंदर पावर सिर्फ और सिर्फ 10% बढ़ती थी, ना कि इतनी ज्यादा। और इस बार मैंने यहाँ पर जिस मैजिक का यूज किया वो था चेन लाइटनिंग स्पेल। मैंने इसके अंदर 4 इनकारनेशन और साइंस का भी यूज किया। ये सब करने के बाद मैंने इसे 5वीं बार भी और ज्यादा स्ट्रेंथन किया। मैंने इसके अंदर एक साथ काफी सारे थंडर को इंक्लूड किया, जिसकी वजह से इसकी लाइटनिंग पावर भी बढ़ गई। इन सभी चीजों के बाद मैंने स्पेल कास्टिंग की, जिसके बाद मुझे ये मिला, और यही रीजन था जिसकी वजह से मेरे मैजिक का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया। लेकिन इसके बाद भी सेकंड टायर के मैजिक के हिसाब से ये कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने जितना सोचा था ये मैजिक उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मुझे इतनी की तो उम्मीद भी नहीं थी। घाटी से बाहर आने के साथ ही इवान तुरंत एक पत्थर पर बैठ जाता है, क्योंकि वो अब तक काफी ज्यादा थक चुका था। वो बोलता है मैंने इस अर्थ पर ऐसी भयानक चीज पहले कभी नहीं देखी। एलन सोचता है अगर मैं ध्यान से सोचूं तो इस विस्परिंग लेब्रियथन का एक और नाम था। हाँ याद आया, इसे पालोन नाम के एक पर्सन ने क्रिएट किया था। फिर वो इवान को उठाते हुए बोलता है चलो अब हम ईस्ट की ओर वापस जा रहे हैं, क्योंकि जब एक बार हम वापस पहुंच जाएंगे तब मुझे कुछ करना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए एलन हमें बताता है कि जब हम किसी चीज को स्पेल एलिमेंट से इनहेंस करते हैं तब, या फिर मैच करते हैं तब उसकी पावर बढ़ जाती है, और अगर हम इनकारनेशन अच्छे से करें तो उसके प्रोफिट्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन गेम में ये अलग था, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट बढ़ते थे। वेल जब एक बार मेरा माना वापस से रिकवर हो जाएगा तो मुझे इसे टेस्ट करना होगा। हमें यहीं पर दिखाई जाती है रिन, जो कि एलन के ऊपर नजर रखे हुए थी। एलन यहाँ से निकल चुका है। इस चीज को देखने के बाद वो आती है उसी घाटी के पास। वो इसे देखते हुए बोलती है क्या आउटर साइड के गॉड्स का एरा, द स्क्रिप्ट ऑफ द एलिनीफ एम्पायर। वो जब उन पत्थर पर लिखे सभी इंचेंट को पढ़ती है तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर लिखा है एक ऐसा फ्रेंड जो अकेला रह गया, स्वॉर्ड मास्टर प्लोन अपनी जगह पर अड़ा रहा। एंड हाँ ये एक इंचेंट है तो इसका फिलहाल खास कोई मतलब नहीं। इसे देखकर वो सोचती है उनके ऊपर काफी सारे मॉन्स्टर ने अटैक किया था, लेकिन उन्होंने सभी को डिफीट कर दिया। और यहाँ पर उन्होंने आको लाका को भी हराया, जो उनके सब्जेक्ट के हार्ट को डिबोवर करता था, यानी प्रजा के हार्ट को। वो थे रेडियंट एम्पायर के ग्रेट पालोन। मुझे इन सभी चीजों के बारे में पता है, क्योंकि जब से मैं पैदा हुई तब से मैं सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी के अंदर बुक्स रीड कर रही थी। हाँ मुझे ये अच्छे से याद है, वो पालोन ही था जिसने इस चीज को बनाया। मुझे ये बात तो पता है कि ब्लोडिया क्वीन हिस्ट्री के रिकॉर्ड में जो लिखा है उससे एकदम ही अलग है। एंड यहाँ पर ब्लडिया क्वीन मतलब यूटिया। वो सोचती है मुझे यकीन है कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो जरूर होगा। ये सोचना कि ग्रेट मून ने पालोन को खुद अपना दोस्त कहा था, इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर जिस स्पेल का यूज किया वो फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करती। वो था एक एंशिएंट स्पेल, उसे केवल एक ही पर्सन कर सकता है, वो है द ग्रेट मून। अब मुझे यकीन है कि क्रिम्सन मून ने जो कुछ भी कहा था वो सब सच है। मुझे बिना किसी शर्त के सिर्फ और सिर्फ अपने ऑर्डर को ही फॉलो करना चाहिए। फिर वो अपने सामने किसी को देखते हुए बोलती है तो तुम आ गए, क्या तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन मिली जो तुम ढूंढने गए थे? हम उसके सामने देखते हैं ब्रोकन को, जो बोलता है नहीं, वो आदमी जिसने ब्लैक कपड़े पहन रखे थे वो मर गया। मैंने देखा कि अचानक हवा में उसकी गर्दन उड़ गई। इस बात को सुनकर रीने बोलती है अच्छे से हैंडल करने के लिए मुझे इसकी रिपोर्ट करनी होगी ताकि हम कभी प्रॉब्लम फेस ना करें। रीने के ये बोलने के बाद ये दोनों चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम जेनोनिया काउंट के हाउस का सीन देखते हैं। यहाँ पर जेनोनिया सोच रही थी तो वो सारी चीजें बस एक रूमर नहीं थी। वो याद करती है एलन के बारे में और उसका बिहेवियर जो एकदम ही कोल्ड था, बिल्कुल ऐसा पर्सन जिसे जेनोनिया में इंटरेस्ट नहीं। उसने कहा कि मैं फेमस हूँ। हाँ मुझे ये बात तो पता है कि काउंट जेनोनिया पावरफुल और फेमस दोनों हैं, लेकिन ये बहुत ही अजीब बात है मेरे जैसे एक पर्सन के लिए जो शायद ही कभी लोगों से मिलता है, लेकिन उसे मेरे बारे में भी पता है। फादर, क्या ये अजीब बात नहीं? यहाँ पर उसके फादर कोई भी जवाब नहीं देते। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी के कंट्रोल में हैं। वो फिर आगे एक चुटकी बजाती है। उसके ऐसा करने के साथ ही उसके फादर को कुछ होता है और फिर इसके अगले ही पल वो कुछ लिखने लगते हैं। जेनोनिया बोलती है किसी को कभी भी शक नहीं होगा कि अपने इस हाउस को मैं कंट्रोल कर रही हूँ, ना कि मेरे फादर। लेकिन आखिर उसे इस बारे में पता कैसे चला? उसने मेरे उस स्पाई के बारे में भी पता लगा लिया जो उसके ऊपर नजर रखे हुए था। यहाँ पर वो जब ये सब बातें सोच रही थी तभी एक सर्वेंट चिल्लाते हुए बोलता है लेडी जेनोनिया। वो बोलती है हाँ बताओ क्या हुआ? वो सर्वेंट बोलता है आपको तुरंत रूम में आना चाहिए। वो जब एक रूम के अंदर जाती
जाती है तब उसे वहाँ पर दिखती है डेड बॉडी। यहाँ पर उसका सर्वेंट बताता है बैरियर एक्टिवेट नहीं हुआ, इस वजह से हमें ये पता नहीं चला कि आखिर ये किसने किया। इस बात को सुनकर जेनोनिया बोलती है मैंने इसे जानबूझकर अपने रूम के अंदर रखा था। तो आखिर उन्हें इस बारे में पता कैसे चला? जब हम मिले थे उसी समय मुझे एक बहुत ही बड़ी कमजोरी का एहसास हो गया था, चलो देखें आगे क्या होता है। उसके ये बोलने के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एलन और इवान को जो अपने घोड़े बेचकर सो रहे थे। उन्हें तो इन सब चीजों की परवाह ही नहीं थी क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एलन इवान को लेकर केव से बाहर निकलता है। उसके यहाँ से जाने के बाद वहाँ पर आती है रिन। वो वहाँ पर लिखे सभी स्क्रिप्चर को चेक करती है जिससे उसे पता चलता है कि स्क्रिप्चर को लिखने वाले हैं द ग्रेट पालोन। यहाँ पर उसे ऐसा भी लग रहा था कि हमारा मेन कैरेक्टर पालोन को जानता है जिसने इस केव को बनाया था। वो सोचती है सच में द ग्रेट मून ये हर किसी से अलग हैं। फिर इसके बाद हमने देखा था जेनोनिया को। यहाँ पर उसके पास एक आदमी आकर उसे बताता है माई लेडी वो असेसियन मारा गया जो एलन के ऊपर नजर रख रहा था। ये देखने के बाद जेनोनिया को यकीन हो जाता है कि एलन के पीछे जरूर कोई शैडो ग्रुप है। इसी सीन के साथ हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अल्टिया ड्यूकल टेरिटरी का सीन जहाँ पर लोरिया बोल रही थी जैसा कि मैंने सोचा था मैं उन्हें हल्के में नहीं ले सकती। द नोबल ऑफ द अंडरवर्ल्ड उसकी आंखें सेम टू सेम मेरे फादर की तरह एकदम ही कोल्ड थी। वो एक ऐसा पर्सन है जिससे कोई भी कभी भी दुश्मनी नहीं रखना चाहेगा, लेकिन मेरे पास उससे मदद मांगने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था। लेकिन ये जायज सी बात है कोई भी ऐसा सौदा नहीं करेगा जिसमें उसका नुकसान हो। लेकिन अब मेरे पास इन सभी चीजों को बर्दाश्त करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं। मेरे सिबलिंग्स ने मुझसे मेरी सारी पावर और प्रॉपर्टी छीन ली है। फिर इसके बाद हमें लोरिया के फैमिली के बारे में बताया जाता है। उसके सबसे बड़े भाई का नाम है टिमलियन, वहीं सबसे बड़ी बहन का नाम है मेरियन, सेकंड डॉटर का नाम है फिलिन और सेकंड सन का नाम है काइजी। इन्हीं चारों की वजह से अब मेरे पास कोई भी पावर नहीं, मुझसे मेरा सब कुछ छीन चुका है। यहाँ पर ये सब बातें सोचते सोचते लोरिया अपने कैसल के सामने पहुंच चुकी थी। वो अंदर जाते हुए सोचती है जब तक मेरे फादर जिंदा थे तब तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन आखिर अब उनके डेथ के बाद मैं क्या करूं। यहाँ पर वो जब ये सब बातें सोच रही थी तभी उसके सामने से एक आवाज आती है माई लेडी क्या आप वापस आ गई। यहाँ पर जो उसके सर्वेंट थे वो उसे बताते हैं कि लेडी फिलीग और लॉर्ड किंग ने आत्महत्या कर ली। ये बात सुनकर लोरिया काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। वो सोचती है जो लोग आसानी से अपनी फैमिली को धोखा दे दें वो कभी भी सुसाइड नहीं करेंगे, इसका कोई भी मतलब नहीं। लोरिया पूछती है तो फिर बाकी दोनों के बारे में क्या? उसके सर्वेंट बताते हैं कि उन दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं यूटिया को जो थोड़ी उदास थी वो सभी को बताती है कि ग्रेट मून की तरफ से हमें एक लेटर मिला है। और यहाँ पर बस यूटिया को ही नहीं बल्कि बाकी चारों को भी एक एक लेटर मिला था। यहाँ पर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे कि ग्रेट मून ने पर्सनली उनके लिए लेटर लिखा। फिर इस लेटर को पढ़ने के बाद यूटिया का चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है। फिर हम वापस से थोड़ी देर पहले अल्टिया टेरिटरी का सीन देखते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है रेडान एंड यहाँ पर रेडन ही है जिसने उन चारों को एलिमिनेट किया। हम वापस से कैसल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर उन चारों के डेथ की वजह से चारों तरफ हड़कंप मची हुई थी। वहीं अगर लोरिया की बात करें तो बहुत ही ज्यादा डरी और परेशान थी। वो एलन को याद करते हुए सोचती है तो उसने ये सब किया, उसने एक सही टाइम देखकर इन सभी को मार डाला। अब मैं समझ गई काउंट फैमिली के पीछे सच में काफी पावरफुल शैडोज का हाथ है। तो फिर क्या इसका मतलब ये है मैं लोरिया अल्टिया ड्यूटी की एक लौती वारिस बची हूँ। इसके अलावा मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैंने किस तरह के मॉन्स्टर से सौदा किया, लेकिन अब जबकि मैंने सौदा कर लिया है तो फिर मेरे पास पीछे हटने का और कोई भी रास्ता नहीं। मुझे पहले से ये बात पता है जो लोग उसे धोखा देते हैं उनके साथ क्या होता है। मेरे सामने इसके काफी सारे एग्जाम्पल हैं। अब मैं केवल और केवल उसी रास्ते पर आगे बढ़ सकती हूँ जिसे मैंने खुद चुना था। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम 2 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर इवान एलन को एक गिफ्ट देते हुए बोल रहा था ये गिफ्ट आया है ड्यूक अल्टिया की तरफ से। एलन जब इस बॉक्स को ओपन करता है तो उसे पता चलता है इसके अंदर है एक्सपेंसिव वाइन। और हाँ ये वाइन सच में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसके एक बोतल का प्राइस है 1000 गोल्ड। यहाँ पर इस गिफ्ट के साथ एक लेटर भी था जिसे पढ़ने के बाद एलन को ये पता चलता है कि ये जो वाइन है ये ड्यूक ने नहीं बल्कि उनकी सबसे छोटी डॉटर लोरिया ने भेजा है। और यहाँ पर एलन को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने इसे गिफ्ट क्यों भेजा। वो इवान से पूछता है क्या सच में ये मेरे लिए है। यहाँ पर जो इस गिफ्ट को लेकर आया था वो बताता हाँ बिल्कुल ड्यूक ने पर्सनली इस गिफ्ट को आपके लिए प्रिपेयर किया है और उन्होंने मुझे ये ऑर्डर दिया कि मैं इसे अपने हाथों से आप तक पहुँचाऊँ। इस बात को सुनकर एलन सोचता है क्या ड्यूक ने ये पर्सनली मुझे दिया, रुको क्या इसका ये मतलब है। ये सोचने के साथ ही एलन को रियलाइज होता है कि लोरिया अल्टिया की ड्यूक बन चुकी है। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट
शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लोरिया को जो अपना सारा काम खत्म करने के बाद अंगड़ाई लेते हुए बोल रही थी सच में 2 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। वो बताती है कि सभी के डेथ के बाद मैंने एक सक्सेसर सेरेमनी रखी और बन गई यहाँ की ड्यूक। ड्यूक बनने से पहले मुझे यहाँ पर आने की परमिशन नहीं थी, लेकिन अब मैं कभी भी यहाँ पर आ सकती हूँ। हालांकि मेरे सभी सिबलिंग्स की डेथ अचानक हो गई जिसकी वजह से सारा शक मेरे ऊपर आ गया। यहाँ पर मेरे पास मेरा ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं था जो मेरा सपोर्ट कर सके, इसलिए मैंने एक बार फिर उनसे मदद मांगी लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उस समय मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरे पास कुछ लोगों को भेजा जिन्होंने मेरी काफी ज्यादा मदद की। मुझे ये तो नहीं पता वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि वो अपने प्लान में मेरा यूज करना चाहते हैं। हालांकि अब इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन को अल्टिया के अंडर में कर लिया है, लेकिन इन सब चीजों के बाद भी मैं उसकी तुलना नहीं कर सकती। मुझे लगता है उसे कोई ऐसी चीज चाहिए जो उसके पास नहीं है पर मेरे पास है। और यहाँ पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अल्टिया फैमिली बहुत ही ज्यादा फेमस होने वाली है, लेकिन शैडो में रहकर जो इसे कंट्रोल करेगा वो कोई और ही होगा। फिलहाल इन सब चीजों के बारे में भूलकर मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे नोबल बेनिफेक्टर हो सकता है वो जल्दी मुझसे कांटेक्ट करें। मुझे उम्मीद है कि मैं उनके लिए एक अच्छा गिफ्ट प्रिपेयर कर पाऊंगी। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम वापस से एलन को देखते हैं जहाँ पर अल्टिया का वो सर्वेंट अब जाते हुए बोल रहा था मुझे जाने की परमिशन दीजिए। यहाँ पर अभी भी एलन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि लोरिया जो मरने वाली थी आखिर वो ड्यूक कैसे बन गई। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम कुछ महीने बाद का सीन देखते हैं, मतलब नोबल की स्टोरी स्टार्ट होने के 5 साल पहले का सीन। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एलन जो कि कहीं पर चलता हुआ जा रहा था, तभी कोई पीछे से उसे बुलाते हुए बोलता है यंग मास्टर। यहाँ पर एलन को बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो था इवान। वो बोलता है फिलहाल आप एक काउंट है ना। एलन बोलता है ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है नए साल से मैं काउंट के टाइटल का यूज कर पाऊंगा। ये बात बोलकर एलन सोचता है काउंट बनना ये मेरे नॉर्मल लाइफ जीने का प्लान नहीं था, लेकिन फिर भी ये ठीक है। वैसे भी अब मुझे नोबेल की तरह एंजॉय करने की आदत हो गई है। यहाँ पर इवान उसे एक लेटर देते हुए बोलता है यंग मास्टर ये एक लेटर है जिसे यूटिया ने आपके लिए भेजा। उस लेटर को लेने के बाद एलन इवान से पूछता है वैसे क्या तुम्हें लियो के मर्डर के बारे में कुछ पता चला। इवान बताता है अभी नहीं, लेकिन गिल्ड जांच कर रही है तो हो सकता है मैं जल्द ही इन सभी चीजों के बारे में पता चल जाए। वैसे इसके बारे में पता करने के बाद आप क्या करेंगे, क्या आप रिवेंज लेंगे। यहाँ पर एलन सोच रहा था कि गेम के अंदर छोटे बड़े डिफरेंस होने से काफी बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। वो बोलता है नहीं कुछ खास नहीं, मैं बस तैयार रहना चाहता था क्योंकि हो सकता है वो लोग मेरे ऊपर भी अटैक करें। इवान हंसते हुए बोलता है सच में आपकी सोच तो बिल्कुल ही काउंट की तरह है। इस बार एलन यूटिया के लेटर को पढ़ते हुए सोचता मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर इस बार इस लेटर में क्या होगा। यहाँ पर यूटिया ने इस बार भी वही बताया था कि हम सभी लोग यहाँ पर काफी मजे में हैं, हमें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और हमारे काफी सारे दोस्त भी हैं। इस लेटर को पढ़ने के बाद एलन सोचता है सच में ये पढ़कर मुझे काफी अच्छा लगा। वो इवान से पूछता है इवान क्या तुम्हें पता है कि वो पांचों अब कितने साल के हैं। इवान पूछता है आप ये क्यों जानना चाहते हैं, लेकिन अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो वो लोग लगभग सोसाइटी के एज को रीच करने वाले हैं और जहाँ तक मुझे पता है उन सभी की एज लगभग सेम ही है। सोसाइटी के एज को रीच करना मतलब वो लोग बड़े हो चुके हैं और अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं। एलन बोलता है ओ क्या सच है, इसका मतलब अब टाइम आ चुका है कि हम उन्हें फ्री कर दें। इवान बोलता है क्या सच में आप यही चाहते हैं, लेकिन क्या ये वो लोग नहीं थे जिसे आपने बचाया था। एलन बोलता है हाँ अब वो सभी लोग बड़े हो चुके हैं तो फिर मुझे उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। वो सोचता है मैंने ये मेक श्योर कर लिया है कि वो लोग बुराई के रास्ते पर नहीं जाने वाले तो फिर सब कुछ ठीक है। इवान बोलता है वैसे मुझे लगता है कि हाँ ये ठीक है, वो सभी लोग पूरी तरह से सही है तो फिर उन्हें जाने देना चाहिए। इवान के बात को सुनने के बाद एलन सोचता है स्टोरी के अंदर फाइट के बाद वो सभी लोग अपने पावर को अवेक करते थे। यूटिया के पास फेथ का टैलेंट है, ब्रोकन थॉट टैलेंट, रीने रिसर्च टैलेंट, सीलांग के पास कम्बैट का टैलेंट। वहीं अगर राडेन की बात करें तो उसके पास है टैलेंट ऑफ लीडरशिप। मेरे ख्याल से इन सभी को एक ऐसे प्लेस पर भेजना चाहिए जहां ये अपने आप को ज्यादा निखार सकें। इसके अलावा मैं उनमें से हर एक को गिफ्ट दे सकता हूं जिससे वो काफी ज्यादा खुश होंगे। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, यहाँ पर एलन को काम करते करते शाम हो चुकी थी। वो खड़ा होते हुए बोलता है फाइनली सब कुछ खत्म हुआ। एलन के काम पूरा करने के बाद इवान उन सभी लेटर्स को लेकर यहाँ से जाते हुए बोलता है ठीक है तो फिर अब मैं चलता हूँ। उसे यहाँ से जाता देख एलन सोच रहा था मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक होगा और अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, उस टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पर इन सभी को एलन का लेटर मिला था। यहाँ पर लेटर मिलने के बाद ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। तभी यूटिया बोलती है शांत हो जाओ, इतना ज्यादा खुश होने से पहले हमें इस लेटर को पढ़ना चाहिए कि आखिरकार उन्होंने हमें क्या ऑर्डर दिया है। इस बात को सुनकर सीलांग खुश होते हुए बोलती है क्या सच में हम इस लेटर को
पढ़ सकते हैं। इससे पहले ग्रेट मून के लेटर को सिर्फ और सिर्फ तुम पढ़ती थी यूटिया। यूटिया बोलती हाँ बिल्कुल तुम पढ़ सकती हो। इस बार उन्होंने हम सभी को अलग अलग ऑर्डर दिया है और हाँ अब टाइम आ चुका है कि हम सभी लोग उन्हें दिखाएं कि आखिर हम है क्या। यहाँ पर लेटर पढ़ने के बाद इन चारों को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर इसमें ऑर्डर क्या है। रीने बोलती है क्या ये एक ऑर्डर है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये डेली की छोटी मोटी बातें हैं। यूटिया बोलती है नहीं तुम गलत हो, उन्होंने स्टार्टिंग से ही अपने ऑर्डर को इसी तरह से भेजा। एक बार ध्यान से देखो ये वो पहला लेटर है जो उन्होंने मुझे दिया। यहाँ पर ये लेटर पढ़ने के बाद मुझे उनके सीक्रेट ऑर्डर का पता चला। इसके अलावा ये तब की बात है जब उन्होंने मुझे ब्लू मून ऑर्गेनाइजेशन को सौंपा था और जैसा कि तुम इसके अंदर देख सकते हो वो अपने पर्सनल बातों के अंदर ही अपना ऑर्डर देते हैं। यहाँ पर यूटिया की सही बातों को सुनने के बाद ब्रोकन बोलता है मैं समझ गया, शायद ऐसा इस वजह से कि ऑर्डर लीक ना हो। यूटिया बोलती है हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, हमें इसे अच्छे समझ कर इसे पूरा करना होगा। ब्रोकन बोलता है तो फिर क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम उनसे पर्सनली मिलकर इन सभी चीजों के बारे में अच्छे से बात करें। राडेन बोलता हाँ इसकी बात में दम है, अगर लीक होने का डर है तो फिर लेटर का यूज क्यों करना। इस बात को सुनकर यूटिया थोड़ा गुस्से में बोलती है मुझे उम्मीद है तुम लोग नहीं भूले होगे, हमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर को फॉलो करना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं करना। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एलन ने इन सभी को एक एक लेटर दिया था, लेकिन ये लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि आखिरकार हम ग्रेट मून से क्यों नहीं मिलते। मिशन के लिए लेटर से अच्छा हम डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं। इन सभी के बात को सुनकर यूटिया को थोड़ा गुस्सा आ चुका था। वो बोलती है हमारा काम है बस ऑर्डर को फॉलो करना, ऑर्डर देना नहीं। इसी के साथ हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ब्रोकन सोचता है क्या ऐसा डरावना ट्रस्ट। वो बोलता है ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सीलंग खुश होते हुए बोलती है वेल अगर ऐसी बात है तो फिर चलो देखें कि ऑर्डर क्या है। यहाँ पर ये सभी लोग थोड़ी देर के लिए लेटर पढ़ते हैं। लेटर पढ़ने के बाद ब्रोकन बोलता है ग्रेट मून ने मुझे नाइट के नेशन के लिए बर्न की ओर जाने के लिए कहा। सीलंग बोलती है हाँ उन्होंने कहा मैं कॉलोनी जाऊं, लेकिन मुझे डेजर्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं। रेडेन बोलता है मुझे रक्सा में जाना है, एक इंटरटेनमेंट सिटी। वहीं रीने बोलती है उन्होंने मुझे लाराथेनिया द सिटी ऑफ मेज में जाने को कहा। और हाँ हमारा एलन यहाँ पर इन सभी को इसलिए भेज रहा है ताकि ये अपने स्किल को और ज्यादा निखार सकें, क्योंकि जिस प्लेस को एलन ने बताया वही प्लेस इन सभी के स्किल को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए परफेक्ट है। सबसे लास्ट में यूटिया बोलती है मुझे जाना है द होली किंगडम रोसारियो। इसके अलावा तुम सभी के लेटर में ये बात अच्छे से लिखा है कि तुम्हें क्या करना है, तुम लोग समझ गए। ब्रोकन बोलता है मुझे रीजन तो नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने कहा मैं वहाँ पर जाकर एक नाइट बनूं। सीलंग बोलती है उन्होंने मुझसे कहा है कि मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। रीने बोलती है शायद उन्होंने हमारे लिए गिफ्ट को भी प्रिपेयर किया है, यहाँ पर उस चीज की लोकेशन है। रेडान बोलता है मैं भी वहाँ पर पहुँचने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि गिफ्ट आखिर है क्या। यूटिया सभी से बोलती है ठीक है गुड बाय, जब तक ग्रेट मून नहीं कहते तुम्हें अपने ऑर्डर को फॉलो करना है। और हाँ वहाँ पर जाने के बाद कभी भी ब्लू मून ऑर्गेनाइजेशन का नाम मत लेना। यूटिया के ये बोलने के बाद ये सभी लोग अपने अपने जर्नी के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर एलन काफी सारे बुक्स को पढ़ता हुआ बोल रहा था जैसा कि मैंने सोचा था मैजिक के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। ऐसा लगता है कि मुझे खुद इन सभी चीजों को टेस्ट करना चाहिए। मैंने काफी सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने का ट्राई किया, लेकिन मुझे ये पता नहीं चला कि आखिरकार लियो की डेथ कैसे हुई। यहाँ पर इवान एलन को बताता है कि गिल्ड की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई, उन्हें अभी तक लियो की डेथ के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। एलन सोचता है वेल जो भी हो ऐसा लगता है कि अब मेरी लाइफ सेफ है, क्योंकि अब फाइनली मैंने खुद को 5 ग्रेट सिन से बचा लिया है। इसके अलावा लोरिया जिसे अब तक मर जाना चाहिए वो भी जिंदा है और ड्यूक बन गई। न केवल ड्यूक बल्कि अब वो अपने पूरे टेरिटरी के अंदर अपने इन्फ्लुएंस को काफी स्पीड से बढ़ाती जा रही है। ये सब सोचने के बाद वो इवान से बोलता है ठीक है असैसिन के बारे में पता करना बंद कर दो। इवान बोलता है क्या सच में? एलन सोचता है ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर इन सभी चीजों के बारे में मुझे जितना कम पता होगा ये मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। इस पूरे एरिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो गिल्ड के इन्फॉर्मेशन से बच सके, लेकिन इसे गिल्ड भी नहीं ढूंढ पाई। और अगर मैंने इसके बारे में पता कर लिया तो हो सकता है इसका रिजल्ट देखने के बाद मैं खुद काफी ज्यादा हैरान हो जाऊं। हो सकता है ये कोई ऐसी चीज हो जिसके बारे में पता करने के साथ ही मेरी डेथ हो जाए। मैं कुछ ऐसा नहीं चाहता। मेरे ख्याल से ये कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक मैं उनके रास्ते में नहीं आता तब तक वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए मुझे इन सभी चीजों को यहीं पर रोक देना चाहिए ताकि मुझे ना उनके बारे में कुछ पता चले ना ही वो मेरे ऊपर अटैक करें। वो इवान से बोलता है देखो हमें यहाँ पर इन सभी चीजों के बारे में पता करने का कोई भी फायदा नहीं। इवान बोलता है ठीक है मैं गिल्ड से बोल दूंगा कि वो इसके ऊपर और ज्यादा इन्वेस्टिगेट ना करें। इसके अलावा एक और न्यूज है जो ब्रोकन था वो हाल ही में केली बर्न का नाइट बन गया। एलन उसे याद करते हुए बोलता है हाँ ये तो सच में काफी अच्छी बात है, वो काफी टैलेंटेड था ना। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। 3 महीने बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर ये सभी लोग बाहर घूमने के लिए आए थे। यहाँ पर इवान एलन को बताता है कि जो ब्रोकन था वो सभी
नाइट का ऑर्डर बन चुका है, मतलब लीडर। एलन बोलता है क्या सच में अगर ऐसी बात है तो फिर वो एक्सपर्ट लेवल या फिर उससे भी ऊपर होना चाहिए। फिर हमें बताया जाता है सबसे पहले स्वॉर्ड यूजर, फिर स्वॉर्ड एक्सपर्ट, उसके बाद आता है स्वॉर्ड मास्टर। वो बोलता है सच में उसे नाइट बने बस थोड़ा ही टाइम हुआ था लेकिन वो स्वॉर्ड एक्सपर्ट बन गया। इवान बताता है कि लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, ये वर्ल्ड बस 10 सालों के अंदर 5वां मास्टर नाइट देखेगी। एलन बोलता है क्या मास्टर नाइट, इसका मतलब उसे स्वॉर्ड ऑफ कैलिबर्न कहा जाएगा। इवान बोलता है बिल्कुल, वो काफी टैलेंटेड है और मुझे लगता है कि जल्द ही पूरे कैलिबर्न के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसी की आवाज गूंजेगी। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं। 5 ग्रेट सीन्स को यहाँ से गए, अब पूरे 1 साल बीत चुके हैं और इतने टाइम तक सभी चीजों को हैंडल करते करते एलन इन सभी कामों का आदी हो चुका है। इवान उसके पास आकर बताता है कि मैंने हाल ही में एक न्यूज सुना। एलन बोलता है जाहिर सी बात है, मुझे पता है ब्रोकन स्वॉर्ड ऑफ कैलिबर्न बन गया। इवान बोलता है आपने सही कहा, वो बन चुका है मास्टर नाइट। यहाँ पर इस बात को सुनकर एलन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि उसने तो ये बात मजाक में कही थी। वो बोलता है क्या सच में वो मास्टर नाइट बन गया। फिर वो हमें बताता है कि साइकेडेलिया के अंदर स्वॉर्ड मास्टर वो सुपर ह्यूमन होते हैं, उनका ओरा ब्लेड नॉर्मल ओरा ब्लेड के बियॉन्ड होता है। वहाँ पर जाने के बाद वो सभी एक यूनिक एबिलिटी को अनलॉक करते हैं जिसे कहा जाता है डेरिवेशन। वो इवान से बोलता है तुम ये बोल रहे हो कि वो स्वॉर्ड मास्टर बन गया। इवान बोलता है हाँ बिल्कुल, अगर मैं अच्छे से बताऊं तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि वो बनने वाला है। उसने जस्ट अभी अभी अपने डेरिवेशन को क्रिएट किया, मतलब वो बन ही गया। हालांकि उसे मास्टर नाइट का टाइटल भी मिल चुका है और उसने फोर्स स्वॉर्ड को डुअल के अंदर डिफीट भी कर दिया है। फोर्स स्वॉर्ड मतलब ब्रोकन से पहले वाला जो स्वॉर्ड मास्टर था। इवान आगे बताता है कि माना को समझने में और उसे अच्छे से यूज करने में कुल मिलाकर लगते हैं 15 साल और डेरिवेशन को पाने में कम से कम 10 या फिर उससे भी ज्यादा लग जाते हैं। फर्स्ट स्वॉर्ड मास्टर रेनहार्ड, उन्हें 32 साल लगे थे स्वॉर्ड मास्टर बनने में। ये कहा जाता है कि वो सबसे कम उम्र के स्वॉर्ड मास्टर थे। एलन सोचता हाँ मैन एपिसोड के अंदर उसे टेम्परेरी कॉमरेड के तौर पर एक्सेप्ट किया गया था। रेनहार्ड वो 5 साल के एज से स्वॉर्ड चला रहा है और सभी को उसके ऊपर काफी ट्रस्ट भी था। रेनहार्ड काफी ज्यादा टैलेंटेड था लेकिन उसे 20 साल लग गए स्वॉर्ड मास्टर बनने में। वहीं अगर ब्रोकन की बात करें, उसकी ग्रोथ अगर ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो वो बहुत ही जल्द रेनहार्ड को भी पीछे छोड़ देगा। हाँ मेरे ख्याल से मुझे ये सभी चीजें पहले से ही पता थी या फिर शायद नहीं, कम से कम मुसीबत आने पर वो मेरी मदद करेगा। इवान बोलता है नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे सिर्फ और सिर्फ यूटिया से ही लेटर मिलते हैं ना कि बाकी सबसे। एलन सोचता है होली किंगडम में जाने के बाद यूटिया रेगुलर लेटर भेज रही है, इसमें उसने बाकियों के बारे में भी लिखा है तो शायद वो सभी लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। हालांकि उन्होंने पहले कभी मेरा चेहरा नहीं देखा लेकिन उन्हें बड़ा करने के तौर पर वो मुझे थैंक्स तो बोल सकते हैं ना। सच में मुझे काफी बुरा लग रहा है। इन सभी चीजों को सोचने के साथ ही वो खुद को चाटा मारकर रियलिटी में वापस लाता है क्योंकि उसे वैसे भी इन सभी से दूर जाना था, उसे इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। वो बोलता है जब तक वो सभी लोग खुश हैं मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम कैलिबर्न का कैपिटल द सेंटर ऑफ किर्थम का सीन देखते हैं। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर सभी के सभी नोबल या फिर हाई रैंकिंग वाले लोग रहते हैं। हमें दिखाया जाता है स्ट्रेटली का वो पैलेस जहाँ पर रहते हैं सभी के सभी नाइट। यहीं पर हम देखते हैं ब्रोकन को जिसका रियल नेम है ड्यूस माकालियान। ये सोलर इक्लिप्स नाइट का कैप्टन है और सबसे कम उम्र का स्वॉर्ड मास्टर। यहाँ पर उसे सड़क पर दिखती एक छोटी सी बच्ची जो कि इसे हाय करते हुए ब्रदर बोल रही थी। ब्रोकन भी उसे हाय करता है और सोचता है यहाँ पर आए मुझे पूरे 1 साल बीत चुके हैं, लेकिन अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं तो मुझे दिखाई देती है सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी। जब मैंने उस ब्लैक चीज की वजह से सब कुछ खो दिया उसके बाद मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और मेरा खुद की पावर के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा। ये सच है कि ब्लैक मून ने मेरी जान बचाई और इसी रीजन की वजह से मैंने उनके लिए अपनी लॉयल्टी की कसम खाई, लेकिन क्योंकि उसने वादा किया था कि मैं अपना रिवेंज ले सकता हूँ इस वजह से मैंने ब्लू मून के अंडर में रहकर उनके हर एक ऑर्डर को फॉलो किया। ब्लू मून के एक पार्ट के तौर पर काम करना मैं कई सारे खतरनाक मिशन के अंदर भी शामिल हो चुका हूँ और इन सभी चीजों के अंदर मैंने कभी भी इसकी परवाह नहीं की कि मेरे साथ क्या होगा। कुछ सालों तक मैंने ऐसे मिशन को कैरी किया जिसकी वजह से उस ब्लैक चीज के अगेंस्ट एक न्यू बन गई और इन सभी चीजों के बाद जाकर मुझे पहली बार एक पर्सनल ऑर्डर मिला। हालांकि ये थोड़े सरप्राइज की बात थी, उन्होंने लिखा था कि मुझे यहाँ पर एक गिफ्ट मिलेगा। वो गिफ्ट उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं जितना मैंने सोचा। ये सब सोचने के बाद वो जैसे ही बाहर निकलता है उसे अपने सामने कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वो बोलता है शायद यही वो गिफ्ट है जो उस लेटर के अंदर मेंशन था। वो सीधा भाग कर जाता है एक बच्ची के पास और उसे गले लगा लेता है। यहाँ पर वो रोते हुए सोच रहा था ये मेरी वो फैमिली है जिसे मैंने हमेशा के लिए खो दिया, अगर इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मुझे परवाह नहीं। एंड हाँ ये शायद हमारे ब्रोकन भाई की लिटिल सिस्टर है। तो हमारा एपिसोड 9 यहाँ पर एंड होता है।
एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में ब्रोकन रोते हुए सोच रहा था मेरी सिस्टर जिसकी बहुत पहले डेथ हो गई थी आखिर वो जिंदा कैसे है। वो रोते हुए पूछता है सीली आखिरकार क्या हुआ था, तुम गायब कहाँ पर हो गई थी। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ब्रोकन के रूम का सीन जहाँ पर वो और उसकी सिस्टर आमने सामने बैठी हुई थी। सीली ब्रोकन को बताती है जब वहाँ पर वो सभी चीजें हो रही थी उस समय मैं तुमसे दूर हो गई। मैं डार्कनेस में खड़े होकर इस चीज का वेट कर रही थी कि कब मेरी बारी आएगी और मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी। उसी डार्कनेस के अंदर जब मैं मरने वाली थी उसी टाइम मुझे बाहर निकलने का एक मौका मिला, लेकिन इसके बाद कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया और वो मुझे स्लेव की तरह बेचने वाले थे। उसी टाइम वहाँ पर इवान नाम का एक मर्सनरी आया जिसने मेरी जान बचा ली। उसके बाद स्पॉन्सर के लिए मुझे काफी सारी मेडिसिन मिली, मतलब काम करने के लिए इधर उधर का, ताकि वो सरवाइव कर सके। वो ब्रोकन को एक लेटर दिखाती है जिसे कि एलन द्वारा ही लिखा गया था। वो बोलती है बरदार इन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया मैं उसे कभी भी नहीं भूलने वाली। यहाँ पर एलन के नाम को देखकर ब्रोकन हैरान होते हुए बोल रहा था क्या यही वो नाम है जिसने तुम्हें प्रोटेक्ट किया। वो सोचता है आखिरकार ग्रेट मून को इस बारे में पता कैसे चला। मैंने कभी भी किसी को भी अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया, यहाँ तक कि यूटिया को भी। तो कैसे आखिरकार ग्रेट मून को इन सब चीजों के बारे में पता कैसे चला। ये सब सोचने के साथ ही वो याद करता है यूटिया की बात को जहाँ पर उसने कहा था ग्रेट मून को सब कुछ पता है। इसे याद करने के साथ ही वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वो सोचता है फाइनली अब मुझे पूरी पजल समझ में आ रही है। मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया था कि आखिरकार यूटिया हमेशा इतना ज्यादा सीरियस क्यों रहती है, लेकिन फाइनली आज मुझे समझ में आ गया। और वहाँ पर अगर कोई बेवकूफ था तो वो कोई और नहीं बल्कि मैं था जिसने ग्रेट मून के ऊपर शक किया। अगर मैं इस बारे में सोचूं तो यूटिया ने कहा था उन्हें पहले ही इन सब चीजों के बारे में पता है। यहाँ पर ये सब बातें सोच सोच कर वो जब हैरान हो रहा था तभी उसकी सिस्टर बोलती है ब्रदर तुम्हें क्या हुआ। वो अपने सिस्टर के सर पर हाथ रखते हुए सोचता हाँ मुझे समझ में आ गया, मैं उनकी स्वॉर्ड हूँ जो अपने आप ही फैसला ले सकता है, लेकिन उनके दायरे के अंदर, मुझे कभी भी उनके दायरे के बाहर नहीं जाना, क्योंकि ग्रेट मून का फैसला ही आखिरी फैसला है। मैं उस समय कुछ समझ नहीं पाया क्योंकि मैं उस समय सिर्फ और सिर्फ रिवेंज लेना चाहता था, लेकिन अब मुझे सारी बातें समझ में आ रही हैं। ये है मेरा वो गिफ्ट जिसे ग्रेट मून ने मेरे लिए प्रिपेयर किया। वो वापस से यूटिया के बात को याद करता है जहाँ पर यूटिया ने कहा था तुम जल्दी रियलाइज कर लोगे कि आखिर उनकी पावर क्या है। फिर वो एलन के लेटर को याद करता है जहाँ पर एलन ने लिखा था कि तुम्हें कैलिबर्न का एक नाइट बनना है। वो सोचता है क्या एक नाइट, मैं आपको बता दूं आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया मैं उसे रिपीट जरूर करूंगा। मेरा मिशन है कैलिबर्न के टॉप पर जाना यानी मास्टर नाइट बनना। इसके अलावा मैं क्रिएट करूंगा एक नाइट ऑर्डर जिसके नाइट सिर्फ और सिर्फ मेरे ऑर्डर को ही फॉलो करेंगे। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम थोड़ी रात का सीन देखते हैं। यहाँ पर एक नाइट ब्रोकन को आकर बताता है कैप्टन टाइम हो चुका है। इस बात को सुनने के साथ ही ब्रोकन अपने नाइट्स के पास आता है जहाँ पर वो सभी लोग पहले से ही तैयार थे। वो सोचता है यह है मेरा पहला कदम, मुझे परवाह नहीं मेरे साथ क्या होगा, मैं अपने ग्रेट मून के लिए सब कुछ करूंगा और यहाँ का बेस्ट स्वॉर्ड मास्टर बनकर दिखाऊंगा। फिर वो सभी नाइट से बोलता है ठीक है टाइम आ चुका है कि हम इस मून के अंदर खुद को प्रूव करें। ब्रोकन के ये बोलने के साथ ही ये सभी लोग निकल जाते हैं बारबेरियन को हंट करने के लिए। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एलन को जो आराम से बैठा हुआ था। वो बोलता है सच में कितनी शांति है, शायद इस वजह से क्योंकि सभी बच्चे बड़े हो चुके हैं और मुझे किसी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर वो बुक को ओपन करते हुए बोलता है चलो देखें आखिर इसमें क्या है। लिबरेशन से वापस आने के बाद हमारा एलन अपने हर एक चीजों के ऊपर कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा है और इसी वजह से वो बुक भी रीड कर रहा है। सब कुछ तैयार करने के बाद वो बोलता है हाँ ठीक है मैंने अपनी सारी प्रिपरेशन कर ली और हाँ अब वो यहाँ पर काफी सारी फालतू की बातें सोचेगा तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बता देता हूँ। वो यहाँ पर ये सब याद करता है कि आखिरकार उसने केप के अंदर किस तरह से अपने स्पेल को यूज किया, किस तरह से थंडर बॉल क्रिएट की और उसका इम्पैक्ट कैसा था। इन सभी को याद करते हुए उसने अपने हाथों में थंडर को जनरेट करना स्टार्ट भी कर दिया था। वो यहाँ पर एक हैंड साइन बनाकर इस थंडर को ज्यादा पावरफुल करने का ट्राई करता है और फिर से वही सब चीजें बोलता है जैसे कि कंप्रेस, ब्रेक डाउन, फ्रिक्शन। सबसे लास्ट में वो बोलता है फ्लेटिंग ब्लॉम। उसके इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं उसके हाथों से थंडर बाहर निकल रही थी। एंड हाँ अगर हम इस थंडर का कंपेयर पिछली बार से करें तो ये उसके मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये थंडर जमीन से सीधा आसमान की तरफ जा रही थी और उसका पावर लेवल भी काफी ज्यादा था। एलन बोलता है जब मैंने पिछली बार इसके ऊपर ब्रेक डाउन का यूज किया उस समय में फेल हो गया, लेकिन मैं इस बार नहीं हुआ। यहाँ पर वो जब ये बातें बोल रहा था तभी उसे पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। कोई चिल्लाते हुए बोलता है इम्पॉसिबल। एलन जब पीछे देखता है तब वहाँ पर जेनोनिया अपने बटलर के साथ खड़ी थी। यहाँ पर वो और उसका बटलर कांपते हुए बोल रहे थे नहीं ये तो ओरिजिन मैजिक है। यहाँ पर इन दोनों को देखकर एलन सोच रहा था रुको आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बटलर यहाँ पर कांपते हुए बोलता है ये ओरिजिन मैजिक का यूज कर रहा है, इसका मतलब ये 7 सर्कल का मैच होगा। उसके बाद कुछ
सुनकर एलन सोचता है क्या ओरिजिन मैजिक। एंड हाँ, यहाँ पर एक सर्कल से लेकर 8 सर्कल तक के मैच होते हैं और ओरिजिन मैजिक केवल वही यूज कर पाते हैं जो 7 सर्कल या फिर उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हमें राइटर के थ्रू एक चीज बताई जाती है, केली बर्न के अंदर केवल वही नाइट अपना खुद का ऑर्डर बना सकते हैं जिनके पास किंग की अथॉरिटी हो, मतलब किंग ने उन्हें परमिशन दी हो। और ये लास्ट एपिसोड काफी ज्यादा छोटा था क्योंकि मैंने इसमें कुछ चीजें काफी जल्दी बता दी, क्योंकि वैसे भी वो कुछ ज्यादा काम की नहीं थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सायोनारा।